हेलो एवरीवन, मैं हूं सी चेतना, होस्ट ऑफ दिस कोर्स। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स में मिलने वाली डिडक्शंस के बारे में। आईटीआर 1 फाइल करते समय जितनी भी तरीके की डिडक्शंस को आप क्लेम कर सकते हैं वो सब आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ डिडक्शंस जो आप क्लेम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, बट ये आप डिडक्शंस जब ही क्लेम कर पाएंगे अगर आप चूज करने वाले हैं ओल्ड टैक्स रेजिम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में किसी भी तरीके की डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं होती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करेंगे तभी आपको ये डिडक्शन अलाउ होगी। ओनली एक ही डिडक्शन ऐसी है जो आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी अलाउ होती है, जिसको आप एज अ टैक्स प्लानिंग यूज कर सकते हैं सो दैट आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़े। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सेशन में कवर होने वाली डिडक्शंस आपकी हैं एटीसी की डिडक्शन, जो आपकी इन्वेस्टमेंट बेस पे होती है। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे, ऑल्दो इसकी भी एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा हम आपको डिडक्शन नहीं दे पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसकी डिडक्शन भी आपको मिलती है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जो भी आपकी मेडिकल से रिलेटेड डिडक्शन होती हैं, जैसे कि एटीडी, एटीडीडीबी, एटीयू, एटीडबलडी। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 80TT ए एंड 80TT बी। ये सेक्शन आपके रिलेटेड होते हैं आपकी जो सेविंग का और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट होता है उस पर मिलने वाली डिडक्शन से रिलेटेड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जितनी भी आपकी लोन से रिलेटेड डिडक्शंस होती हैं। अगर आप लोन लेती हैं जैसे कि एजुकेशन लोन, होम लोन या फिर होम लोन की भी 3 कैटेगरीज आ गई हैं अब तो, कि किस किस पीरियड में आपने लोन लिया है। अगर आप इस तरीके से लेते हैं लोन तो उस पर जो आपको डिडक्शन मिलेगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डोनेशन। डोनेशन पे मिलने वाले डिडक्शंस को हम उसके बारे में उसके बाद में डिस्कस करेंगे। डिडक्शंस आपकी डोनेशन में जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं तब भी आपको मिलती हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तब भी आपको डिडक्शंस मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में, इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स प्लानिंग पर्पज से। तो सेशन में बने रहिए सो दैट आप अपनी अच्छी तरीके से टैक्स प्लानिंग कर पाएँ और मैक्सिमम टैक्स जो है सेव कर पाएँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एटीसी की डिडक्शन से। ये है हमारी एटीसी की डिडक्शंस। डिडक्शंस जो एटीसी की होती हैं वो इन्वेस्टमेंट बेस पे होती है। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तभी आप उस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। और जो एटीसी की जो आपको डिडक्शंस मिलती है अंडर सेक्शन एटीसी, उसका जो क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज़ का है। आप चाहकर भी 1,50,000 से ज़्यादा जो है डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते अंडर सेक्शन एटीसी। और एटीसी की डिडक्शन कौन क्लेम कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ। सिर्फ इन्हीं को ही एटीसी की डिडक्शन का जो बेनिफिट है वो मिलता है। अगर आप एक कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है तो आप ईटीसी की डिडक्शन को जो है क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही आप एटीसी की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। सो किस तरीके की इन्वेस्टमेंट एटीसी की डिडक्शन में कवर होती है? देर आर 24 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपकी एटीसी की डिडक्शन में क्लेम होती हैं, जो आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो कवर होती हैं, सबसे पहले हम जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन इन्वेस्टमेंट है जो एक टैक्स पेयर यूजुअली अपनी लाइफ टाइम में करता ही करता है, सबसे पहले हम उन डिडक्शंस की बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। देन विल कवर दिस जो अलग तरीके की आप डिडक्शन है जो बहुत कम यूज़ होती हैं, देन उसको हम एक बार ब्रीफ में देख लेंगे। सबसे पहले हम जो ज़्यादा यूज़ होने वाली आपकी डिडक्शंस हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली डिडक्शन है आपकी प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस आजकल सबने ही लिया होता है अपना लाइफ कवर। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन एटीसी। ये प्रीमियम आपके खुद की लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी हो सकता है, आपके स्पाउस के लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी हो सकता है और आपके बच्चों के, चाहे वो माइनर है या फिर मेजर है, उनके लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी हो सकता है। तो अगर आप कोई भी प्रीमियम पे कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का तो वो कवर है अंडर सेक्शन एटीसी, आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि जब ये मैच्योर होता है तो इसकी मैच्योरिटी के टाइम पर समटाइम्स ये टैक्सेबल होता है, समटाइम्स ये टैक्स फ्री होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है वो कितना % था आपके सम इंश्योर्ड का।
तो ऐसा नहीं है कि अभी आप रिबेट क्लेम कर रहे हैं तो बाद में जब भी ये मैच्योर होगी आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। देयर आर सम क्राइटेरिया जिसके बेस पर इसका टैक्स, इसके ऊपर टैक्स दिया जाता है जब हम इसको मैच्योर कराते हैं। अभी एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना भी आप इस पे प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, चाहे आप खुद के लिए ले रहे हैं, चाहे बच्चों के लिए ले रहे हैं, चाहे स्पाउस के लिए ले रहे हैं। और इसमें जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपके चाइल्ड चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो वो दोनों ही कवर है अंडर सेक्शन 80C जब भी आप इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें। सेकेंड इन्वेस्टमेंट जो आपकी मेजर इन्वेस्टमेंट है वो है 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट परचेज किया है 5 साल के लिए, आप 5 साल से पहले उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो भी आप उस तरीके की इन्वेस्टमेंट को क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। अब यहाँ पर एक जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो होती है कि लेट्स सपोज मिस्टर ए ने 2023 या 23 में उसने जो है 5 साल के लिए अपना एक फिक्स डिपॉजिट करा लिया या टाइम डिपॉजिट करा लिया पोस्ट ऑफिस में, जो कि उसने कराया 1,50,000 का। 1,50,000 से ज़्यादा आप वैसे भी क्लेम नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 80C। तो एक जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो क्या होता है कि वो क्या करेगा कि 2023 में भी उसने उसको क्लेम कर लिया जब उसने उसको कराया इंश्योरेंस को, सॉरी फिक्स डिपॉजिट जब उसने कराया उस टाइम पे उसने उसको क्लेम कर लिया। अब उसके दिमाग में ये चल रहा है कि ये मेरा 5 साल के लिए, क्योंकि मैंने कराया है 5 इयर्स के लिए, तो मैं 5 इयर्स तक हर साल इसको क्लेम कर सकता हूँ, जो कि ऐसा नहीं है। आप जिस ईयर में अपना फिक्स डिपॉजिट कराने जा रहे हैं, ऑल्दो उसका लॉक इन आपका 5 ईयर का रहेगा, बट जो आपको रिबेट मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ उसी साल के लिए मिलेगी जिस टाइम पे आपने वो फिक्स डिपॉजिट कराया है। ड्यूरिंग दैट 5 ईयर आपको वो रिबेट नहीं मिलने वाली है, बस ये एक लॉक इन है कि आप 5 साल से पहले उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। जिस भी ईयर में आप उस पैसे को विड्रॉ करेंगे, अगर आपने 5 साल से पहले विड्रॉ कर लिया है तो आपको जितना भी अमाउंट आपने विड्रॉ कर लिया है उस अमाउंट पे उस ईयर पे टैक्स देना पड़ सकता है, क्योंकि आप पहले इस अमाउंट के ऊपर डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट। अभी जो मैंने डिस्कस किया था वो तो अगर आप टाइम डिपॉजिट कराते हैं पोस्ट ऑफिस में। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में, जो एक टैक्स सेवर एफडी आपकी ओपन होती है उस पर प्रॉपर लिखा होता है कि एफडी आपकी टैक्स सेवर एफडी है, उसका टेन्योर भी आपका 5 इयर्स का ही होता है। तो अगर आप इस तरीके की एफडी करा रहे हैं नॉर्मल किसी भी बैंक में जाके, तो उसकी भी आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं। इसमें भी सेम क्राइटेरिया ही है कि जिस साल में आपने जो है इस तरीके की सेविंग करी है उसी साल में आपको रिबेट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, नेक्स्ट ईयर्स के लिए नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट जो आपकी मेजर कंट्रीब्यूशन होता है जिसपे आपको रिबेट मिलती है वो है डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल 2024। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अगर आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तब भी आप 80C की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। ये जो आपकी सेविंग स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, के अंदर अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट जो आपकी डिडक्शन है वो है आपकी PPF, RPF, SPF। यानी कि अगर आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। जो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है यूजुअली जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उनके गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके की इन्वेस्टमेंट जो है कराई जाती है एज अ टैक्स सेविंग, ठीक है। तो उस केस में भी आप जो है इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बैंक में जाकर अपना PPF अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जो भी आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। मैक्सिमम लिमिट आपकी वही रहेगी 1.5 लाख की, ऑल्दो आप इससे ज़्यादा अगर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऐसा नहीं है आपको ज़्यादा अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी। जो मैक्स इसकी स्लैब रेट है वो 1,50,000 ही है। नेक्स्ट आपकी जो डिडक्शन है वो है आपकी सब्सक्रिप्शन टूवर्ड्स नोटिफाइड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड UTI। अगर आप नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं तो भी आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C। कुछ म्यूचुअल फंड्स को गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है, ये उन म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके के जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि ELSS के होते हैं, इक्विटी लिंक्ड जो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो,
तो भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनी सम पेड और डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अभी रिसेंटली 3-4 इयर्स बैक ही ऐड की गई थी कि अगर आप अपने गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कराते हैं और अगर आप उस अकाउंट में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है, जो भी आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं उस अकाउंट में, तो आप उस अमाउंट की भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। अपार्ट फ्रॉम डिडक्शन मैं बता दूं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना एक आपकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी मानी जाती है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 8.5% तक आपको मिल जाता है। और इस अकाउंट का भी लॉक इन होता है कि आप 21 ईयर्स से पहले आप अपने उस अकाउंट में से फंड विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उससे पहले आप कर पाएंगे अगर आपकी जो गर्ल चाइल्ड है, जो आपका वो 18 ईयर्स क्रॉस कर जाएगा, बट द कंडीशन इज वो मैरिड होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। बट सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफर कर रही है वो बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आपकी इन्वेस्टमेंट है पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ये बात कर रहे हैं कि अगर आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं जो कि फुल टाइम एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम एजुकेशन इसमें कवर नहीं है कि आप कोई पार्ट टाइम कोर्स करा रहे हैं अपने बच्चे को, तो वो सब इसमें कवर नहीं है। अगर आपका जो चाइल्ड है वो फुल टाइम एजुकेशन में इन्वॉल्व है, जैसे कोई कॉलेजिंग कर रहे हैं, स्कूल फीस है आपकी, तो उस आपकी जो पेमेंट में जो ट्यूशन फीस का कंपोनेंट होता है वो आपको मिल जाता है एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। बट इसमें कंडीशन है कि आपको 2 चाइल्ड से ज़्यादा इसके ऊपर डिडक्शन क्लेम नहीं मिलेगा, और जो भी आपका जो एक्सपेंस हो रहा है, जो आपकी एजुकेशन जहाँ से बच्चा ले रहा है, वो विद इन इंडिया होना चाहिए। अगर आप इंडिया से बाहर अपने बच्चों को भेज रहे हैं फुल टाइम इस तरीके के किसी कोर्सेज या एजुकेशन के लिए, तो वो कवर नहीं होते हैं अंडर सेक्शन 80C। सिर्फ इंडिया में जो भी आपकी खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है अपने किड्स के ऊपर, उनकी एजुकेशन पर, तो वो आप अलाउ करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। आउट ऑफ इंडिया में अगर आपने कोई एक्सपेंस किया और अगर आप लोन लेके बच्चों को भेज रहे हैं, तो वो आप कवर कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80E, जो एजुकेशन लोन से रिलेटेड है। वो हम अभी आगे जाकर रिडक्शंस में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो आपकी रिडक्शन है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन टू एडिशनल अकाउंट अंडर NPS, ठीक है। NPS जो है आपका सेक्शन 80CCD1-2 इन सब में भी कवर होता है। अभी मैं 80C कवर करने के बाद जब 80CCD को कवर करूंगी तब NPS के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको इतना बता देती हूँ कि नेशनल पेंशन सिस्टम में जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट 80C में भी कवर होती है अपार्ट फ्रॉम 80CCD1, ठीक है। इसकी जो कवरिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है NPS में, तो सबसे पहले आपका जो 80C का 1,50,000 का क्राइटेरिया है, हम लोग उसको फुलफिल करते हैं कि सबसे पहले अगर वो कवर नहीं हुआ है, लेट्स सपोज आपका जो 80C है वो सिर्फ अभी तक 1,20,000 इन्वेस्टेड है, अभी उसमें 30,000 का स्कोप है और आपने NPS में 80,000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, तो सबसे पहले आप जो है वो 30,000 अपने 80C में कवर करके पूरा 1,50,000 का रिडक्शन क्लेम कर लेंगे। फिर जो वो 50,000 आपका बचा होता है वो आप क्लेम करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में 80CCD1 में, 80CCD1-1B, तो वो आपके नेक्स्ट सेक्शंस में कवर होते हैं। तो NPS का पहला प्रेफरेंस दिया जाता है 80C को, अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो 80CCD1B को। इसको हम आगे जाकर एक एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस करेंगे जब मैं नीचे वाले सेक्शंस कवर करूंगी तब। नेक्स्ट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो है हाउसिंग लोन की। अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो होम लोन लेते समय, ठीक है, जब सबसे पहले तो जो आपने होम लोन लिया है, जब आप होम लेते हैं अपना, तो जो भी आप स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस पे कर रहे हैं और जो अदर एक्सपेंसेस है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ हाउस, तो उस टाइम पे जो आप इस तरीके के एक्सपेंस कर रहे हैं वो आपके अलाउ है अंडर सेक्शन 80C एट द टाइम ऑफ परचेजिंग दिस हाउस। जिस टाइम पर भी, जिस ईयर में भी आपने वो पेमेंट्स करी है, उस टाइम पे आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं,
ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने लोन लेकर अपने घर को परचेज किया है तो लोन की जब आपकी रीपेमेंट्स जाएंगी, रीपेमेंट्स में जो आपका प्रिंसिपल का कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। जो आपका इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है उसकी अदर सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24, वो आप वहाँ क्लेम कर लेंगे। और जो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो आपका कवर हो जाएगा अंडर सेक्शन 80C एज अ होम लोन रीपेमेंट, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो भी स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं जिस ईयर में वो आप क्लेम कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस भी आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। ये जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस है इसकी अवेयरनेस बहुत कम है कि आप क्लेम कर सकते हैं कि कर सकते हैं। आई विल एश्योर कि आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। आपने अगर अपना घर परचेज करने में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कोई स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस पे करी है तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय 80C के अंदर इसको जरूर क्लेम करिए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है NSC। आपने कोई NSC परचेज करे हैं गवर्नमेंट के तो भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर। कुछ ऐसे इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि अगर आप उस तरीके के इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको 80C की डिडक्शंस जो है मिलती हैं। वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ज़्यादातर आपके इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं कि वो एक ऐसी कंपनी के हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं जिससे डेवलपमेंट में हेल्प मिल रही है। तो इस तरीके के कुछ जो नोटिफाइड इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी कवर होता है आपका सेक्शन 80C की इन्वेस्टमेंट में। सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, यहाँ पे ये टैक्सेबल म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं कि अगर आप टैक्सेबल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। जो ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनका लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का, 3 इयर्स से पहले आप इनको मैच्योर नहीं करा सकते। तो ये थी आपकी कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट जो 80C के अंदर कवर होती हैं और यूजुअली आप अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं बट लैक ऑफ अवेयरनेस आप इनको क्लेम नहीं कर पाते हैं अंडर सेक्शन 80C एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। सो मैं आपको बता दूं इस तरीके की अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है ड्यूरिंग द ईयर तो आप इसको 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे। इसके अलावा जो और डिडक्शंस यहाँ पे कवर होती है वो होती है अगर आपने अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में इन्वेस्ट किया है तो यूलिप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं जो LIC के यूलिप प्लान्स होते हैं ना अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूलिप प्लान ऑफ LIC म्यूचुअल फंड तो भी आपको डिडक्शन मिलती है। अगर आप नोटिफाइड बॉन्ड जो NABARD के थ्रू इशू किए गए हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको डिडक्शन मिलती है। प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ डेफर्ड एन्युटी, इस केस में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। अगर आपने कोई नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम में कोई डिपॉजिट स्कीम है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है उसमें इन्वेस्ट किया है तो भी आपको डिडक्शन मिलेगी। कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008, ये कुछ टैक्स सेविंग डिपॉजिट स्कीम है जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लाती रहती है। अगर इस तरीके की आपने स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एनी सम deducted from the salary payable of a government employee for securing a deferred annuity, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है जो कि आपका एन्युटी से रिलेटेड है, डेफर्ड एन्युटी जो आपको फ्यूचर में एन्युटी प्लान आपने कोई परचेज किया उसके लिए हेल्प कर रहा है तो भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन फंड सेटअप बाय म्यूचुअल फंड एंड UTI, म्यूचुअल फंड और UTI के अगर कोई नोटिफाइड आपके कोई पेंशन फंड है तो भी अगर आप इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे अंडर सेक्शन 80C। तो ये थी सेक्शन 80C की 23 डिडक्शन जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 80CCC। 80CCC बात करता है डिडक्शंस अगर आप पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो। पेंशन फंड यहाँ पे कौन से ये कवर करता है जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं, ये सिर्फ उन्हीं पेंशन फंड्स की बात करता है जो पेंशन फंड्स आपको एन्युटी प्लान में कन्वर्ट करके फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे, इस तरीके के पेंशन प्लान्स की बात करता है सेक्शन 80CCC। यहाँ पे किस तरीके के पेंशन प्लान अभी तक कवर है वो है आपका एन्युटी प्लान LIC का और जो स्पेसिफाई है अंडर सेक्शन 1023AA B। इस सेक्शन में भी अभी तक जो LIC का एन्युटी प्लान है वही अभी तक जो है
कवर है। फ्यूचर में और भी अगर कोई पेंशन प्लान कवर होते हैं और अगर आप इस तरीके के पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे कि आप फ्यूचर ईयर्स में आफ्टर रिटायरमेंट अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको एन्युटी प्लान में कन्वर्ट करा के पेंशन रिसीव कर पाएँ, तो उस तरीके के प्लान आपके सेक्शन 80CCC में कवर होते हैं और इस डिडक्शन को आप क्लेम कर सकते हैं व्हाइल यू आर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। इसकी जो मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट होती है वो भी होती है आपकी 1,50,000। इसमें जो ये 1,50,000 का अमाउंट है ये इंक्लूसिव ऑफ 80C डिडक्शन है एंड 80CCC डिडक्शन है। इसका मतलब है 80CCC की जो डिडक्शन का अमाउंट है 1,50,000, इसमें आपका 80C का अमाउंट इंक्लूड है प्लस 80CCD1। इन तीनों सेक्शंस को मिलाकर आपकी जो ओवरऑल लिमिट आपको दी गई है वो 1,50,000 की दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपने इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करी है जो कि 80C में कवर होती है और वो 1,50,000 आपका पूरा कवर हो जाता है, तो अगर आप 80CCC के पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते भी हैं तो भी आपको उसकी फर्दर डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि 1,50,000 आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं इस लिमिट को। तो ये जो 80CCC की 1,50,000 की लिमिट है ये इंक्लूसिव ऑफ सेक्शन 80C डिडक्शन की लिमिट है। इसके अलावा इस लिमिट में आपका जो सेक्शन 80CCD1 है ये भी इसमें ही इंक्लूड है जो आपकी 1,50,000 की लिमिट होती है वो। तो 80CCC सब क्लियर हो गया सबको। इसमें जस्ट ये पेंशन फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं जो LIC के एन्युटी प्लान्स होते हैं तो आप इस तरीके की रिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 80CCD। ये सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टैक्स प्लानिंग के पर्पस के लिए क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप न्यू टैक्स रेजिम में भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? सेक्शन 80CCD जो है बात करता है कि अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और इस सेक्शन को जो है फर्दर 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 80CCD1, सेक्शन 80CCD1B एंड सेक्शन 80CCD2। जो आपका सेक्शन 80CCD1 है ये ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ सेक्शन 80C है। ये वाला सेक्शन आपका ऑलरेडी सेक्शन 80C में इंक्लूड है। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब 80C को डिस्क्राइब किया था तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि अगर आप NPS में कंट्रीब्यूट करते हैं तो भी आप इसकी डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। तो वो जो NPS का कंट्रीब्यूशन था पॉइंट नंबर 10 में जो हमने डिस्कस किया था वो ये 80CCD1 वाला कंट्रीब्यूशन था। इसकी जो ओवरऑल लिमिट है वो तो 1,50,000 की है जो कि हमारी 80C में है क्योंकि ये 80C में ही कवर होता है। बट पर परसेंटेज वाइज भी इसकी लिमिट जो है कुछ डिफाइन की गई है। डिडक्शन फॉर अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड बाय एन एम्प्लॉय इन हिज पेंशन फंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। अगर आप अपनी सैलरी का 10% तक अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं NPS अकाउंट में तो आपको ये डिडक्शन मिलेगी 10% ऑफ सैलरी तक। अगर आपने इससे ज़्यादा अमाउंट भी कंट्रीब्यूट किया है तो आपको जो आपने एडिशनल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है उसकी रिबेट नहीं मिलेगी, 10% तक ही आपको रिबेट अलाउ होगी। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड आपने अपना NPS अकाउंट ओपन कराया हुआ है और आप अगर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस केस में जो लिमिट है 10% ऑफ सैलरी ये लिमिट बढ़कर हो जाती है 20% ऑफ योर ग्रॉस टोटल इनकम। इसका मतलब है आपकी जितनी भी टोटल इनकम है उसके 20% से ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सेक्शन 80CCD1 में तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो सिर्फ 20% तक मिलेगी, इससे ज़्यादा अमाउंट की जो है नहीं मिलेगी डिडक्शन इसके अंदर। तो ये तीनों सेक्शंस की जो लिमिट है वो 1,50,000 तक की है। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपका 80C है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया 80CCC, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया 80CCD1, ठीक है। अगर मैं इनकी इंडिविजुअल लिमिट्स की बात करूँ तो ये भी आपका 1,50,000 है, ये भी हमारा 1,50,000 है एंड ये भी हमारा 1,50,000 है, ठीक है। बट इसकी फर्दर कंडीशन क्या है, आप इसके 1,50,000 तक कब आओगे? 1,50,000 आप जो है मैक्सिमम लिमिट अपनी जो है क्लेम कर सकते हो, बट
इसमें फर्दर जो एक क्राइटेरिया दिया गया है वो है कि आपकी जो भी सैलरी है, सैलरी के 10% से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 1। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो उस केस में 20% ऑफ योर ग्रॉस टोटल इनकम। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम लेट सपोज 10 लाख है तो इसका 20% से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर पाओगे इस सेक्शन के अंदर, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो। और अगर आप सैलरी में हैं तो 10% अपनी सैलरी से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। और ओवरऑल जो आपकी लिमिट है वो 1,50,000 है कि अगर आपका 10% मान लीजिए 2 लाख रुपए बनता है, 10% की जो लिमिट है 2 लाख तक जाती है आपकी, तो भी आप 1,50,000 से ज़्यादा क्लेम नहीं कर पाएंगे अंडर सेक्शन 80 CCD 1। और ओवरऑल लिमिट जो आपकी तीनों सेक्शंस की है, ओवरऑल लिमिट इन तीनों ही सेक्शंस में आपकी ओवरऑल लिमिट 1,50,000 है। अगर आपने एक बार एक सेक्शन के अंदर 1,50,000 क्लेम कर लिया पूरा, तो आप दूसरा सेक्शन ऑप्ट नहीं कर सकते और ना ही तीसरा ऑप्ट कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल लिमिट है अंडर ऑल दीज 3 सेक्शंस। तो यहाँ पे हमने अभी कवर किया है, देखिए 80CCD 1, 80 जो 80CC है वो भी फर्दर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, मैंने अभी बताया था। वो 3 सेक्शन आपके 80CCD 1 है, वो है हमारे 80CCD 1, 1B एंड 2। ये बात करता है सेक्शन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के बारे में, ये भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करता है 1B भी। और ये जो सेक्शन है 80CCD 2 ये बात करता है आपका एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना ही एम्प्लॉयर भी इन्वेस्ट करता है आपके बिहाफ पे। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो कवर होता है आपका अंडर सेक्शन 2 में। ये जो सेक्शन 2 है ये इतना इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, रीजन बीइंग ये एक ऐसा सेक्शन है जो आप न्यू टैक्स रिजीम में भी क्लेम कर सकते हैं। ये एक ऐसी डिडक्शन है जो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में भी अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं और अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये एक ऐसी एक लौती डिडक्शन है जो आप न्यू टैक्स रिजीम में भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी डिडक्शन नहीं है जो आप न्यू टैक्स रिजीम में भी क्लेम कर सकते हो। बस आपके अलाउंसेस होते हैं रिटायरमेंट के टाइम के, ग्रेजुटी एंड जो आपकी लीव कंसेशन वगैरह होते हैं वही आपको मिल पाते हैं अंडर न्यू टैक्स रिजीम। बट अगर आप 80CCD 2 की बात कर रहे हैं तो इसमें जो भी आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो टोटल अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं अंडर न्यू टैक्स रिजीम में भी और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी। तो इन तीनों अब सेक्शंस को हम समझ लेते हैं। स्टार्टिंग के ये 2 सेक्शन हम समझ चुके हैं, 80C एंड 80CCC, 80CCD 1B हम कवर कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू 80CCD 1B एंड 2। जो 80CCD 1B सेक्शन है आपका वो भी एकदम जो है कमाल का सेक्शन है टैक्स प्लानिंग के लिए। जो 80CCD 1B सेक्शन है वो भी आपकी टैक्स प्लानिंग में बहुत हेल्प करता है। वो कैसे? क्योंकि जो 80CCD 1B है उसमें आपको अलग से 50,000 की रिडक्शन मिलती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप मान लीजिए 1,50,000 आपका पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है तो भी आप 50,000 की अलग से रिबेट क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80CCD 1B। जो ये वाला सेक्शन है ये 80CCD 1 के साथ कंबाइन करके भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। 80CCD 1B में क्या होता, किस तरीके से आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करा है एनपीएस में, ठीक है, एज एन एम्प्लॉई, और आपके 80C में कम पड़ रहे थे 40,000 आपने 80CCD के उठाकर जो है 80C में यूज़ कर लिए कि मेरे 80C की 1,50,000 की लिमिट कम पड़ रही है तो मैंने 40,000 वहाँ यूज़ कर लिए। बचे आपकी 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ में से जो आपकी 80CCD 1B की मैक्सिमम 50,000 की लिमिट है उसको आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं 50,000 को और डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो आपका 10,000 बच जाएगा उसके लिए अभी तक के लिए कोई स्कोप नहीं है क्योंकि दोनों ही लिमिट्स आपकी एग्जॉस्ट हो गई हैं। अगर इसको भी मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझूँ, जैसे देखिए लेट्स सपोज 80CCD में आपने जो इन्वेस्ट किया है वो 1 लाख किया है, ठीक है,
और 80C में आप ऑलरेडी जो है 1,10,000 कर चुके हैं, और 80CCC में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। ये अभी तक के लिए आपका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपके पास 1,50,000 का स्कोप है, आप 1,50,000 तक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कितना कम पड़ रहा है, 40,000। 80CCD1 आपका कवर होता है 80C के अंदर ही। तो आपने क्या करा, 1 लाख में से अपने 40,000 यूज कर लिए 1,10,000 में, और यहाँ पर आपने पूरे 1,50,000 की जो है डिडक्शन क्लेम कर ली। इसमें से मैं अगर बात करूं तो इसमें अभी रह गया आपका 60,000 रुपीज। 80CCD1B कहता है कि आप अलग से जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 50,000 की मेरे अंदर। तो आपने क्या करा, इस 60,000 में से 50,000 यहाँ क्लेम कर लिया, और जो आपके 10K बचे वो अब आपके लैप्स हो चुके हैं, वो आप कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी क्या टैक्स प्लानिंग हो गई। अगर आपको इस सेक्शन के बारे में पता नहीं होता तो आप पूरे अपने 60,000 रुपीज़ को भूल जाते कि 60,000 रुपीज़ की तो आप जो है रिबेट ले ही नहीं सकते। और ऐसा होता भी है, बहुत सारे ऐसे फॉर्म 16 हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स की तरफ से, जिसमें एम्प्लॉयर ने क्या करा होता है, उन्होंने अगर 80CCD में अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो एम्प्लॉयर ने उस अमाउंट को सिर्फ 80C के अंदर कंसीडर किया होता है। जो अदर से अलग से आपको 50,000 की रिडक्शन मिल सकती थी उस अमाउंट में से, वो एम्प्लॉयर ने उनको नहीं दी होती, जिसकी वजह से उसके ऊपर लगने वाले टैक्स का उनको लॉस हो जाता है। तो ये एक आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। आप अलग से 50,000 की इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आपका एनपीएस का अमाउंट कुछ बचा हुआ है जो आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है। तो ये तो थे आपके सेक्शन 80CCD1 एंड 1B। नेक्स्ट सेक्शन जो आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का है वो है आपका 80CCD2. The contribution made by central government or any other employer in the previous year to the said account of employee is allowed as a deduction in computation of total income of assessee. ये कह रहे हैं कि जो भी आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है 80CCD2 के अंदर, वो आपको पूरा अमाउंट अलाउ होगा एज अ डिडक्शन। यहाँ पे पूरा अमाउंट ये क्यों कह रहे हैं, जितना भी उन्होंने आपको डिडक्शन कंट्रीब्यूशन किया है वो पूरा अलाउ होगा, ये कह रहे हैं। बट इसकी भी लिमिट होती है, 10% सैलरी से ज़्यादा आपको वो अलाउ नहीं होता। जैसे 10% आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अलाउ नहीं होता, उसी तरीके से 10% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा अलाउ नहीं होता। द एंटायर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वुड बी इंक्लूडेड इन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, हाउएवर deduction under section 80CCD2 would be restricted to 14% of salary in case of contribution made by the central government and 10% of salary in case of contribution made by any other employer. तो यहाँ पे मैंने आपको 10% वाला क्राइटेरिया बताया, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, अगर आपका एम्प्लॉयर XYZ कोई भी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, एनी अदर एम्प्लॉयर हो। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उस केस में आपका जो ये अमाउंट है ये 14% ऑफ सैलरी है। और इस अमाउंट को आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं, चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर रहे हैं, चाहे आप और टैक्स रिजीम में क्लेम कर रहे हैं। और ये जो 80CCD2 का मैंने बताया कि दोनों टैक्स रिजीम में आप क्लेम कर सकते हैं, ये सिर्फ इसी सबसेक्शन पर एप्लीकेबल है। 80CCD1 एंड 1B के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ही क्लेम कर पाएंगे। 80CCD2 आप न्यू टैक्स रिजीम में भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD1B 1 एंड 2। इन तीनों सेक्शंस को यूज़ करके आप किस तरीके से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। इसके अलावा इस कोर्स में आपको टैक्स प्लानिंग का एक अलग से वीडियो भी मिलेगा, वहाँ पे भी आप इस चीज़ को दोबारा देखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने अनदर सेक्शंस जो कि 80D से रिलेटेड है, आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, इंश्योरेंस के बारे में, सेक्शन 80D। आवर नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 80D, 80DD, 80DDB एंड 80U। ये चारों ही सेक्शन आपकी मेडिकल से रिलेटेड है कि अगर आप खुद के लिए एक्सपेंस करते हैं, मेडिकल प्रीमियम ले रखा है आपने, इंश्योरेंस ले रखा है, उसके प्रीमियम अमाउंट की डिडक्शन, अगर आप किसी डिसेबल पर्सन की
जो है एक्सपेंस कर रहे हैं उसके ट्रीटमेंट में, तो उसकी रिडक्शन, अगर आप खुद एक डिसेबल पर्सन है तो आपको कितनी रिडक्शन मिलेगी, या फिर आप जो है कोई ऐसी स्पेसिफिक डिसीज़ के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं तो आपको कितनी रिडक्शन मिलेगी। ये सारी रिडक्शन कवर होंगी आपकी सेक्शन 80D, 80DD एंड 80DDB, 80U के अंदर। तो एक एक करके सारी डिडक्शंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात आती है सेक्शन 80D की। सेक्शन 80D बहुत ही पॉपुलर सेक्शन है, क्योंकि आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस तो कराया ही होता है। अगर नहीं कराया है तो आप करा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनका मेडिकल इंश्योरेंस उनके एम्प्लॉयर की तरफ से होता है, तो उस केस में आपको सेक्शन 80D का रिबेट नहीं मिलता, क्योंकि जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो आप पे नहीं कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है आपके बिहाफ पर। ठीक है, तो उस केस में आप 80D की रिबेट नहीं लेते। बट इन एनी अदर केस, अगर आपने खुद से अपना मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो मेडिकल इंश्योरेंस में कितनी मैक्सिमम लिमिट होती है, वो होती है आपकी 25,000 की। अगर आपने खुद का लिया है, आपकी फैमिली है, आपका स्पाउस इंक्लूड है, तो आप मैक्सिमम 25,000 की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स भी इंक्लूड हैं तो पेरेंट्स की अलग से 25,000 की जो है डिडक्शन दी गई है सेक्शन 80D के अंदर। एक यहाँ पे ये भी बेनिफिट है कि आपके पेरेंट्स जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, अगर वो इंडिपेंडेंट है तब भी आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। बट द थिंग इज, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम का जो पैसा है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होना चाहिए। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है अपने पेरेंट्स के लिए, तो आप फर्दर 25,000 की रिबेट को क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। अब ये बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या फिर आप सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में ये जो 25,000 की लिमिट है ये बढ़कर आपकी 50,000 रुपीज़ हो जाती है। आप 50,000 रुपीज़ तक की रिबेट को क्लेम कर सकते हैं अगर आप या फिर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो। सीनियर सिटीजन की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन है कि आपकी जो एज है वो 60 ईयर्स एंड अबव है और आप जो है एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। अगर आप रेजिडेंट हैं और आपकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप जो है इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं अमाउंट ₹50,000 इंस्टीड ऑफ ₹25,000। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की आपको अलग से 5,000 की डिडक्शन मिलती है। ये 5,000 रुपीज़ आप जो है कैश में भी स्पेंड कर सकते हैं। पूरे साल में जितना भी आपने अपनी मेडिकल टेस्टिंग में या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने में एक्सपेंस पे किया है, उस एक्सपेंस के 5,000 रुपीज़ पर ईयर आपको अलग से मिलते हैं एज अ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ये अमाउंट जरूरी नहीं है आपके बैंक से डिडक्ट हो, ये कैश में भी पेमेंट हो सकती है। जबकि ये 25,000 और 50,000 की रिबेट के लिए आपकी जो पेमेंट होनी चाहिए वो नॉन कैश होनी चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में आपका कैश पेमेंट भी अलाउ होता है। और जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको कहीं पे भी डिडक्शंस का प्रूफ लगाने की ज़रूरत नहीं होती और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आपको कैश में अलाउ होता है। तो आप अपनी डिडक्शंस के साथ साथ इस 5,000 को तो क्लेम कर ही सकते हैं, क्योंकि पूरे साल में हम अपनी डॉक्टर की फीस में या फिर मेडिकल चेकअप्स में 5,000 रुपीज़ तो बहुत नॉमिनल अमाउंट है, इतना अमाउंट तो हम एक्सपेंस ऑफ करते ही करते हैं। तो अगर आप चाहें अपनी रिटर्न फाइल करते समय 5,000 रुपीज़ आप आंख बंद करके क्लेम कर सकते हैं अंडर द हेड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। बट ये जो 5,000 की लिमिट है ये आपकी 25,000 या फिर 50,000 में इंक्लूड है। इसका मतलब जो ओवरऑल लिमिट है 80D की सेक्शन वो 25,000 है और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 है। इसमें ये जो 5,000 रुपीज़ है आपके इंक्लूड होते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी जो इंश्योरेंस है, आपने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है, आपने क्या किया हुआ है, आपने अपना इंश्योरेंस लिया हुआ है, अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस नहीं लिया, या फिर पेरेंट्स का लिया हुआ है आपने अपना नहीं लिया हुआ, और ड्यूरिंग द ईयर आपने जो है किसी मेडिकल कंडीशन में अपना एक्सपेंस किया है। ठीक है, कोई आपने हॉस्पिटलाइज थे आप या आपके पेरेंट्स, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट में एक्सपेंस किया है बट आपका कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो उस केस में भी गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया है कि आप 50,000 रुपीज़ तक जो अमाउंट है वो क्लेम कर सकते हैं अगर आपने कोई मेडिकल सिचुएशन में अगर आपने कोई एक्सपेंस ऑफ किया है तो। बट द थिंग इज आपकी जो एज है वो 60 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि आप सीनियर सिटीजन होने चाहिए जिसके ऊपर भी आपने ये एक्सपेंस किया है, चाहे वो आप हो चाहे वो आपके
पेरेंट्स हो, तो इसकी 50,000 की लिमिट जो है इसी लिमिट के अंदर सेट की गई है कि जरूरी नहीं है आपका इंश्योरेंस हो। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं भी है और आप मेडिकल ट्रीटमेंट में एक्सपेंस कर रहे हैं नॉन कैश में, तो आप अलग से 50,000 क्लेम कर सकते हैं अंडर दिस सेक्शन। तो इसको एक बार मैं आपको विद एग्जाम्पल समझा देती हूँ। ये है आपका सेक्शन 80D। सेक्शन 80D में आपको कितनी लिमिट मिलती है? 25,000 आपके लिए और 25,000 ही आपके पेरेंट्स के लिए, ठीक है। आप ओवरऑल 50,000 की लिमिट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इन केस आप सीनियर सिटीजन नहीं है, ना तो आप हैं ना ही आपके पेरेंट्स हैं। लेट सपोज आप सीनियर सिटीजन है या फिर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो आपकी जो लिमिट है ये 25,000 से बढ़कर हो जाएगी 50,000। अगर आप दोनों ही सीनियर सिटीजन है, ठीक है, आप भी मान लीजिए सीनियर सिटीजन है और आपके फादर भी सीनियर सिटीजन है, आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, तो आप यहाँ पर भी 50,000 की लिमिट को अवेल कर सकते हैं और यहाँ पर भी। इसका मतलब ओवरऑल आप 1 लाख रुपीस को डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। अब एक अलग से इंक्लूड होगा इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। 5,000 का आप अलग से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्लेम कर सकते हैं अपने लिए भी, यानी कि अपनी फैमिली के लिए भी। आप, आपके स्पाउस और आपके चिल्ड्रंस इसमें इंक्लूड होते हैं। और आप अपने पेरेंट्स के लिए भी अलग से 5,000 रुपीज़ की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को क्लेम कर सकते हैं। ये भी जो है इस 25,000 में ही इंक्लूड होगा। इस 5,000 की अलग से कोई रिबेट आपको नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है, या मान लीजिए 18,000 रुपये, और आप 5,000 रुपये अलग से क्लेम कर लेते हैं, तो आप टोटल कितना कर पा रहे हैं? 23,000 रुपीज़। और अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी 25,000 जा रहा है, तो आप 5,000 रुपीज़ अलग से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो टोटल लिमिट है यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गई है। अब बात करते हैं, मान लो आपने अपना मेडिक्लेम नहीं करा रखा, बट ड्यूरिंग द ईयर 23-24 आप हॉस्पिटलाइज थे, आपने हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर पे कर दिया 43,000 रुपीज़, ठीक है। तो ऑल्दो आपने अपना इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, फिर भी आपको ये 43,000 अलाउ होगा अंडर सेक्शन 80D। बट द कंडीशन इज, जो आपकी, आप जो है सीनियर सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 60 ईयर्स एंड अबव होनी चाहिए, तभी आपको ये डिडक्शन यहाँ पर मिलेगी। सेम एज आपके पेरेंट्स के केस में भी, लेट सपोज आपकी मदर का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने अभी पे करा है 12,000 रुपये, और फादर का आपने कोई इंश्योरेंस कवर नहीं ले रखा, लेकिन ये आपके फादर जो है हॉस्पिटलाइज थे ड्यूरिंग द ईयर, जिसकी वजह से आपने पे किया है 40,000 रुपीज़ हॉस्पिटल में। तो आप टोटल कितना क्लेम कर सकते हैं? ये दोनों ही सीनियर सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। तो आप 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 40 क्लेम करेंगे और 10, ओवरऑल आप 50,000 रुपीज़ क्लेम कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल सिचुएशन का क्लेम करते हैं, तो उसके इसमें एक कंडीशन है कि आपका पहले से इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये 50,000 रुपीज़ मेडिकल के मिलते हैं, और ये आपकी ओवरऑल लिमिट में इंक्लूड होता है ये फंड। आई होप सबको समझ में आ गई होगी। तो सेक्शन 80D सबको क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 80DD। सेक्शन 80DD क्या कहता है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल। अगर आपके ऊपर कोई पर्सन डिपेंडेंट है, ठीक है, और वो डिसेबल भी है, तब आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80DD की डिडक्शन। इसमें कौन कौन सी कंडीशन हो गई? एक तो आपके ऊपर वो पर्सन डिपेंडेंट होना चाहिए, प्लस वो डिसेबल होना चाहिए, ठीक है, और आप उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हो, चाहे वो नर्सिंग हो, ट्रेनिंग हो, रिहैबिलिटेशन हो विद अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी, तो आपको डिडक्शन अलाउ होगी अंडर सेक्शन 80DD। कितनी डिडक्शन इसमें अलाउ है? ये मेजर एक अमाउंट दिया जाता है डिडक्शन का। आपको डिडक्शन मिलेगी ₹75,000 अगर जो डिसेबिलिटी है वो आपकी 80% से कम है तो, और अगर डिसेबिलिटी आपके डिपेंडेंट पर्सन की 80% से ज़्यादा है तो आपको डिडक्शन मिलेगी 1,25,000, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके की लिमिट है, एक 75,000 अगर डिसेबिलिटी 80% से कम है तो, एक है 1,25,000 अगर डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ये कैसे पता लगेगा कि डिसेबिलिटी है कितनी, 80% से कम है या 80% से ज़्यादा है? तो इस सेक्शन को क्लेम करने के लिए आप, एक कंडीशन है कि आपके पास जो है
मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए डॉक्टर की तरफ से। उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, यानी कि जो पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है उसकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है। ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर आप इस रिबेट को क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास होना ज़रूरी है। ऑल्दो जब आप रिटर्न को फाइल कर रहे हैं आपको ये सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होती। रिटर्न में कहीं पर भी किसी भी तरीके का सपोर्टिंग अटैच करने का ऑप्शन नहीं होता, बट आपके पास प्रूफ होने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास मेल आ सकती है कि आपने इतनी डिडक्शन क्लेम करी है, आप उसका प्रूफ दीजिए। तो आपको उस केस में वो डिडक्शन का सर्टिफिकेट या फिर प्रूफ डिपार्टमेंट को दिखाना होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप, अगर आप इस तरीके की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिडक्शन क्लेम करने जा रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए उस डिडक्शन के। तो सेक्शन 80DD में क्या बात कही गई कि अगर कोई पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है और वो डिसेबल भी है और उसकी डिसेबिलिटी 80% से कम है तो वो आप 75,000 क्लेम कर सकते हैं, और अगर उसकी डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो आप 1,25,000 रुपीज़ क्लेम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। सेम सेक्शन के अकॉर्डिंग एक और सेक्शन है आपका सेक्शन 80U। सेक्शन 80U भी सेम चीज़ कहता है जो सेक्शन 80DD कहता है, बट जो डिफरेंस है वो इतना है कि सेक्शन 80U बोलता है कि अगर आप खुद एक डिसेबल पर्सन है और आपने अपने ऊपर कोई एक्सपेंस किया है तो आपको ये डिडक्शन अलाउ होगी अंडर सेक्शन 80U। अगर आपने किसी और के लिए किया है तो वो डिडक्शन आपकी कवर होती है सेक्शन 80DD के अंदर। ठीक है, तो 80U भी पढ़ लेते हैं एक बार। सेक्शन 80U ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज अ डिडक्शन फॉर द डिसेबल इंडिविजुअल। दिस सेक्शन प्रोवाइड फ्लैट डिडक्शन टू द डिसेबल पर्सन बेस्ड ऑन द सेवरिटी ऑफ डिसेबिलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इन दोनों ही सेक्शन में आप देखोगे कि आप कितना एक्सपेंस कर रहे हो उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, बस आप एक डिसेबल पर्सन होने चाहिए या फिर आपने जिसके लिए एक्सपेंस किया वो डिसेबल होना चाहिए। डिसेबिलिटी की डेफिनेशन मैंने अभी तक आपको बताई नहीं थी, उसमें क्या क्या कवर होता है। ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस। तो इस तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इस सेक्शन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। इसमें भी जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो सेम है जो 80DD में थी, 75,000 एंड 1,75,000। 75,000 आप क्लेम कर सकते हैं अगर डिसेबिलिटी 80% से कम है बट 40% से ज़्यादा है। 1,25,000 आप क्लेम करेंगे जब डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा होगी। और आप ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहाँ पर लिखा होगा कि लेवल ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इस सेक्शन को क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने 3 सेक्शन कवर कर लिए, सेक्शन 80DD एंड सेक्शन 80U। एक सेक्शन और होता है आपका इसी मेडिकल से रिलेटेड, वो है आपका सेक्शन 80DD। सेक्शन 80DD आपका बताता है मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर आपने कोई स्पेसिफाइड डिसीज के रिगार्डिंग एक्सपेंस किया है, चाहे वो आपने अपने ऊपर किया हो चाहे वो आपने डिपेंडेंट पर्सन के ऊपर किया हो, बट वो जो जिस बीमारी के लिए आपने एक्सपेंस किया है वो स्पेसिफाई होनी चाहिए, तो आपको ये डिडक्शन अलाउ होती है अंडर सेक्शन 80DD। ये कितनी डिडक्शन आपको अलाउ होती है, 40,000 रुपीज़ आपको डिडक्शन अलाउ होगी अगर आपने जितना आपने एक्सपेंस किया है, या फिर ₹40,000 विच एवर इज लेस। ठीक है, तो आपको ये डिडक्शन अलाउ होगी अंडर सेक्शन 80DD। अगर आपने जिसके लिए एक्सपेंस किया है वो सीनियर सिटीज़न है, या फिर अगर आपने अपने लिए ही एक्सपेंस किया है, आप सीनियर सिटीज़न हैं, तो ये लिमिट बढ़ के आपकी हो जाती है 1 लाख रुपीज़। मतलब जितना आप एक्सपेंस कर रहे हैं उतना अमाउंट, या फिर 1 लाख विच एवर इज लेस, उतना आपको डिडक्शन अलाउ होगी अंडर सेक्शन 80DD। तो यहाँ पे हमारे 4 सेक्शन कवर हो गए। सेक्शन 80D तो आपकी बात करता है अगर आपके इंश्योरेंस कवर है उसके बारे में, उसके प्रीमियम पे डिडक्शन आपको मिलती है। सेक्शन 80DD बात करता है कि अगर आपने कोई डिसेबल डिपेंडेंट पर्सन के ऊपर एक्सपेंस किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगी। सेक्शन 80U बात करता है कि आप खुद डिसेबल है तो आपको डिडक्शन मिलेगी। और सेक्शन 80DD बात करता है कि अगर आपने कोई स्पेसिफाइड डिसीज के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है खुद के लिए या फिर अपने डिपेंडेंट पर्सन के लिए, तो जितना अमाउंट आपने एक्सपेंस किया है या फिर ₹40,000 विच एवर इज लेस, आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80DD। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये डिडक्शन बढ़कर 1 लाख रुपीज़ तक हो सकती है।
तो हमने यहाँ पे 4 सेक्शन कवर कर लिए, चारों ही सेक्शन आपके मेडिकल से रिलेटेड है जो हमें डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट डिडक्शंस हमारी यहाँ पे कौन सी आएंगी, सेक्शन 80GG, 80TTA एंड 80TTB। ये तीनों ही डिडक्शन जो है आपकी इंटरेस्ट से रिलेटेड है कि इंटरेस्ट पे आपको कितनी रिबेट मिलेगी, कितनी डिडक्शन आपको मिलेगी इंटरेस्ट के केस में। ये आपके तीनों ही सेक्शन छोटे छोटे सेक्शन है, सेक्शन 80GG, 80TTA एंड 80TTB। सबसे पहले हम 80TTA एंड 80TTB देख लेते हैं। 80TTA सेक्शन आपका डील करता है जो आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी डिडक्शन के बारे में। हर किसी का एक सेविंग अकाउंट तो होता ही होता है, उस सेविंग अकाउंट पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट के अमाउंट की भी डिडक्शन अलाउ होती है अंडर सेक्शन 80TTA। उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है, वो है आपकी 10,000 रुपीज़। ठीक है, लेट्स सपोज आपको सेविंग बैंक से 40,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो आप कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं उस 40,000 रुपीज़ में से 10,000 रुपीज़ की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। रेस्ट अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना होगा। और अगर यही इंटरेस्ट का अमाउंट आपको 8,000 रुपीज़ मिलता या 6,000 रुपीज़ मिलता तो आपका पूरा अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाता आपकी इनकम में से, क्योंकि 10,000 से बिलो है जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है वो। तो ये छोटा सा सेक्शन है, अगर आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो 10,000 रुपीज़ तक की आपको डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 80TTB। सेक्शन 80TTA जो होता है आपका वो उन टैक्स पेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिनकी एज 60 ईयर्स से कम होती है, जो सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन में नहीं आते। जबकि सेक्शन 80TTB कवर करता है आपका सीनियर सिटीजन्स को। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है तो सेक्शन 80TTB अट्रैक्ट होगा। इस केस में आपकी जो डिडक्शन का अमाउंट है वो होता है ₹50,000। आप 50,000 रुपीज़ तक की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80TTB। द कंडीशन इज आप सीनियर सिटीजन होने चाहिए। और सेक्शन 80TTB में जो है 2 तरीके के इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाते हैं, एक होता है सेविंग का इंटरेस्ट और एक होता है आपका फिक्स डिपॉजिट या फिर पोस्ट ऑफिस में आपने कोई टर्म डिपॉजिट करा रखी है वो वाला इंटरेस्ट। तो दोनों ही इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको 80TTB में मिलती है। आपके 2 सेक्शन है यहाँ पे 80TTA, 80TTB। दोनों सेक्शन हमारे बिल्कुल सिमिलर हैं। इसमें जो रिबेट मिलेगी वो आपको मिलेगी 10K की, इसमें जो रिबेट मिलेगी वो मिलेगी 50K की। इसकी कंडीशन क्या है कि आप जो है एज जो है आपकी 60 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 60 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी एज। प्लस इसमें जो कंडीशन है आपकी कि आपका सिर्फ और सिर्फ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पे कवर होता है। ठीक है, यहाँ पे सेविंग प्लस जो भी आपका फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, मतलब जितने भी आपके दूसरे इंटरेस्ट होते हैं जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करी हुई है उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी आपके कवर होते हैं 80TTB में। जबकि 80TTA में अगर आपको सेविंग की जगह अगर आपको फिक्स डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप इस 10,000 को यूज़ नहीं कर सकते फिक्स डिपॉजिट के लिए। यहाँ पर आप टोटल किसी भी तरीके का इंटरेस्ट हो, चाहे वो टर्म डिपॉजिट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, सेविंग हो, मैक्सिमम आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं 50K तक की। अब बात करते हैं डिडक्शन 80GG के बारे में। डिडक्शन 80GG आपकी जो है रेंट की डिडक्शन है। Section 80GG allow an individual to claim a deduction on the rent that is paid towards residential accommodation. Deduction can be claimed on any kind of residential property which is unfurnished or furnished. देखिए 80GG जो सेक्शन है वो उन लोगों के लिए है जिनको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से HRA नहीं मिलता लेकिन वो रेंट पे रहते हैं। अगर आपको HRA मिलता है, आप रेंट पे रहते हैं, तो उस केस में आप उसको क्लेम कर सकते हैं अपनी HRA की डिडक्शन को। बट मान लीजिए मेरे CTC में कहीं पर भी HRA का स्कोप ही नहीं है, मुझे HRA मिलता ही नहीं है और मैं रहता भी रेंट पे हूँ, तो उस केस में क्या है, जो 80GG है आपका वो एक सेक्शन है जिसके थ्रू आप जितना भी रेंट पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, 80GG की जो कंडीशंस हैं कि आप कितना रेंट को क्लेम कर सकते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, जितना आप रेंट पे कर रहे हैं 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, जो आपकी टोटल इनकम है उसका मैं 10% निकालूंगी और जितना आप रेंट पे कर रहे हैं उसको लेस करके जो अमाउंट आएगा उतना अमाउंट।
25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम एंड ₹5,000 पर मंथ। इन तीनों कंडीशन में जो भी मिनिमम अमाउंट आपका निकल के आएगा उतना आप रेंट क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80GG। एडजस्टेड टोटल इनकम आपको किस तरीके से निकालनी होती है, आपको जितनी भी आपकी इनकम है उन सबको इंक्लूड करना है, उनमें से डिडक्शंस को लेस करना है। बस एक एवरी डिडक्शन आपकी लेस नहीं होगी उसमें से, बाकी आपकी 80C से लेकर 80U तक सारी डिडक्शंस आपकी उसमें से लेस हो जाएंगी और आपकी जो इनकम निकल के आई उसको हम बोलेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। तो उसमें अब ये 3 कंडीशन फुलफिल होने के बाद जो भी मिनिमम अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80GG। 80GG को क्लेम करने के लिए क्या क्या कंडीशंस इन्होंने लिखी है। One can claim deduction under this section if he or she is self-employed or salaried person not having HRA। अगर आप सैलरीड पे है लेकिन आपको HRA नहीं मिलता तभी आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। अगर आप रेंटेड रेजिडेंशियल हाउस में रह रहे हैं तब आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। यू, योर स्पाउस, योर माइनर चाइल्ड, HUF डू नॉट ऑन एनी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन वेयर यू करंटली रिसाइड। जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, उस स्टेट में ना तो आपके स्पाउस के ना आपके बच्चों के नाम पर कोई भी घर नहीं होना चाहिए, तभी आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। नो बेनिफिट अंडर सेक्शन 80GG विल बी अलाउड इफ यू आर ओनर ऑफ हाउस इन द सिटी और टाउन वेयर यू आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग योर बिजनेस। एक बात और ये कह रहे हैं कि जहां पर आपकी कंपनी है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस एरिया में अगर आपके नाम का कोई हाउस है या फिर आपके स्पाउस के नाम का कोई हाउस है तो भी आप इस 80GG की डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब है जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ पर भी आपके नाम का कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और जिस एरिया में आपकी एम्प्लॉयमेंट है उस एरिया में भी आपके नाम की कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए एक फॉर्म होता है, फॉर्म 10BA। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ता है जब भी आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। इस फॉर्म के बारे में मोस्ट ऑफ द पर्सन को नहीं पता, वो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में इस डिडक्शन को क्लेम कर लेते हैं, जबकि फिर बाद में नोटिस आता है इनकम टैक्स की तरफ से कि आपने किस बेस पर इस डिडक्शन को क्लेम किया है। तो इसीलिए मैं पहले ही बता दूं, जब आप इस डिडक्शन को क्लेम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना फॉर्म 10BA फाइल करें। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर वो फॉर्म फाइल होता है, फिर उसके बाद आप इस डिडक्शन को क्लेम करें। इस डिडक्शन को अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ समझें, मिस्टर ए हैविंग एडजस्टेड टोटल इनकम 5 लाख रुपीज लिव्स इन मुंबई इन अ रेंटेड अपार्टमेंट एंड पे रेंट 15,000 पर मंथ। हिज रेंट पर ईयर इज 1,80,000। मिस्टर ए है, उसकी 5 लाख रुपीज टोटल एडजस्टेड इनकम है, 15,000 पर मंथ वो रेंट पे कर रहा है, तो कितना वो रिबेट क्लेम कर पाएगा सेक्शन 80GG के अंदर। तो इसकी 3 कंडीशन है। सबसे पहले हम निकालेंगे 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। 1,80,000 इसकी टोटल रेंट पेड है, उसमें से लेस करेंगे आप 10% ऑफ एडजस्ट टोटल इनकम, ठीक है, तो आपका अमाउंट आता है 1,30,000 रुपीज। सेकेंड कंडीशन थी इनकी 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अगर मैं 25% निकालूं 5 लाख रुपीज का तो आता है आपका 1,25,000। थर्ड कंडीशन थी इसकी 5,000 रुपीज पर मंथ, जिसका आता है 60,000 रुपीज एनुअली। तो इन तीनों में से कौन सा मिनिमम अमाउंट है, दैट इज 60,000 रुपीज। 60,000 उसको क्लेम होगा एज अ डिडक्शन वाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। फाइन, तो ये हमारी 3 डिडक्शन अब कवर हो गई। सेक्शन 80GG जो कि रेंट पेड की डिडक्शन के बारे में बात करता है। सेक्शन 80TTA जो कि आपकी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट की डिडक्शन के बारे में बात करता है। सेक्शन 80TTB जो कि आपकी सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट पे रिबेट की बात करता है। तो ये 3 सेक्शन हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है सेक्शन 80E, 80EE, 80EEA एंड 80EEB। ये चारों ही सेक्शन आपके जो आपने लोन लिया है, लोन की रिबेट से रिलेटेड है, चाहे वो एजुकेशन लोन है चाहे वो होम लोन है। तो अब हम इन चारों सेक्शंस की रिबेट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने कैटेगरी वाइज डिडक्शंस को क्लेम किया है। सबसे पहले हमने डिडक्शन क्लेम कर ली जो आपकी इन्वेस्टमेंट बेस पर होती है कि जितनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी आपको डिडक्शन मिलेगी। तो सारी 80C की सीरीज हमने सबसे पहले डिस्कस कर ली। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करी जो भी आपकी मेडिकल से रिलेटेड आपको डिडक्शन मिलती है वो सारी हमने डिस्कस
करी। फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट की रिडक्शंस को क्लेम डिस्कस कर लिया। अब बारी आती है कि अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसके ऊपर आपको कितनी रिडक्शन मिलेगी। सेक्शन 80E, 80EE, सेक्शन 80EE एंड सेक्शन 80EE। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 80E की। सेक्शन 80E जो है आपकी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया हुआ है तो उस पे जो आप इंटरेस्ट का कंपोनेंट पे कर रहे हैं उस इंटरेस्ट अमाउंट को आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80E। ये लोन आपका किसके लिए होना चाहिए? ये जो हायर एजुकेशन का लोन है वो आपकी स्पाउस के लिए भी हो सकता है, आपके बच्चों के लिए भी हो सकता है, या फिर एक ऐसे पर्सन के लिए जिसके आप लीगल गार्जियन हो उसके लिए भी ये आपका लोन हो सकता है। तो आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे अंडर सेक्शन 80E। सेक्शन 80E में जो आप डिडक्शन क्लेम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के कंपोनेंट के लिए क्लेम करते हैं। अगर आप कोई प्रिंसिपल भी रीपे कर रहे हैं एजुकेशन लोन का तो वो कवर नहीं होता सेक्शन 80E के अंदर। जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है इसके अंदर कि कितना अमाउंट आपको अलाउ होगा। जितना आप ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट पे करेंगे वो टोटल आप अलाउ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। बट द थिंग इज कि जो इसका टेन्योर है वो आप 8 ईयर्स से ज़्यादा के लिए इस डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यूजुअली जो मैक्सिमम लिमिट होती है एजुकेशन लोन की वो 8 ईयर्स की ही होती है। बट आप 8 ईयर्स से अगर ज़्यादा का आपका लोन है तो आप 8 ईयर्स के बाद इस इंटरेस्ट इनकम को क्लेम नहीं कर पाएंगे। मिनिमम आपका है 5 ईयर्स का और मैक्सिमम आपका है 8 ईयर्स का। जब आपका लोन कवर हो जाएगा उस टाइम तक या फिर मैक्सिमम 8 ईयर्स तक आप इस क्लेम डिडक्शन को जो है क्लेम कर सकते हैं। और ये डिडक्शन कब आपको मिलेगी? अगर आपने कोई हायर एजुकेशन लोन ले रखा है, चाहे वो अपने लिए हो, अपने स्पाउस के लिए हो, चिल्ड्रन के लिए हो, या फिर आप एक ऐसे पर्सन के लिए हो जिसके आप लीगल गार्जियन अपॉइंटेड हैं। तो बहुत सिंपल सा सेक्शन है। अगर आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। इसकी एक कंडीशन है, दिस टैक्स डिडक्शन कैन बी अवेल्ड बाय इंडिविजुअल ओनली अंडर वोज नेम द लोन इज टेकन एंड इज लाइबल टू पे टैक्स। ये आपको कब मिलेगा? या आपको रिबेट कब मिलेगी? अगर लोन जो है उसके नाम पे है जिसने रिबेट क्लेम करनी है तभी आपको ये रिबेट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। सेक्शन 80EE डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अब सेक्शन 80EE की बात करते हैं कि अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसकी जो होम लोन का इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन आपकी कवर होती है सेक्शन 80EE के अंदर। अब अगर मैं वैसे जनरली आपको बताऊं तो होम लोन की ऑलरेडी आप डिडक्शन क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 24, जो आपके हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन होता है वहाँ पर भी आप होम लोन की डिडक्शन को क्लेम करते हैं। लेकिन उस डिडक्शन के अलावा 2 सेक्शन और है जहाँ पे आपको होम लोन की डिडक्शन मिलती है। एक होता है सेक्शन 80EE, एक है आपका सेक्शन 80EEA। ये 2 सेक्शन और हैं जिसमें आप होम लोन के इंटरेस्ट की रिबेट को क्लेम कर सकते हैं। बट इन दोनों ही सेक्शंस की कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन अगर आप फुलफिल करेंगे तभी इस डिडक्शन को क्लेम करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जबकि जो आपका होम लोन का डिडक्शन सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल में जब हम क्लेम करते हैं तो वहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। वहाँ पर आप जितना होम लोन आपने लिया है उसके ऊपर जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उनके मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंग आप क्लेम कर लेते हैं। बट इन सेक्शंस के लिए आपको कंडीशंस कुछ फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो वो कंडीशंस क्या है आपकी? सेक्शन 80EE की क्या क्या कंडीशन है? द असेसी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। जिस दिन आप लोन ले रहे हो उस दिन आपके नाम पर कोई और हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट दैट प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप लोन ले रहे हैं। ठीक है, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 50 लाख से कम होनी चाहिए या फिर 50 लाख रुपीस होनी चाहिए। जो आपका लोन अमाउंट है वो 35 लाख से कम होना चाहिए या 35 लाख होना चाहिए। और जो सैंक्शन हुआ है आपका लोन वो होना चाहिए आपका 16-17 फाइनेंशियल ईयर 16-17 में आपका लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए। इसमें आपकी रिडक्शन कितनी मिलेगी आपको? Maximum deduction allowed is ₹50,000. The deduction of up to ₹50,000 under section 80EE is over and above the deduction of 2 lakh rupees available under section 24 of for interest paid in respect of loan borrowed for acquisition of self occupied property. ये कह रहे हैं कि सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन में जो आप 2 लाख रुपीस की लिमिट की रिबेट लेते हैं इंटरेस्ट ऑन होम लोन, उसके अलावा आपको ये 50,000
50,000 की रिबेट दी जा रही है अंडर सेक्शन 80EE। तो ये सेक्शन अगर आप अवेल कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अलग से 50,000 की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल रही है इस सेक्शन के अंदर। बट आपको ये 4 कंडीशंस इसमें फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी आप इस सेक्शन को अवेल कर सकते हैं। अगर मैं इस सेक्शन को एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं तो लेट सपोज आपने एक होम लोन लिया हुआ है एक प्रॉपर्टी पे, और उसका जो इंटरेस्ट आपका जा रहा है वो जा रहा है 2,80,000, ठीक है। तो उस 2,80,000 में से 2 लाख रुपीज़ की आप डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। कब? हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट आपके 2 लाख रुपीज़ की होती है अगर आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो। सेक्शन 80EE भी आपकी जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो जो 80,000 का आपका कम रिबेट आप क्लेम कर पा रहे हो वो आप इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं 50,000 रुपीज़ तक, और 30,000 रुपीज़ आपके लैप्स हो जाएंगे, क्योंकि आपकी मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट जो है वो यहाँ पे आके जो है ख़त्म हो जाती है। बट अगर आप सिर्फ एक ही सेक्शन में लिमिट क्लेम करते हैं तो आप सिर्फ 2 लाख रुपीज़ तक ले पा रहे थे, बट अब आप अलग से 50,000 रुपीज़ ले पा रहे हैं अंडर दिस सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 80EEA। सेक्शन 80EEA आपकी उन लोगों के लिए लाया गया जो पहली बार अपना घर लेने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम होम बायर्स इन्वेस्टिंग इन अफोर्डेबल होम इन इंडिया गेट 1.5 लाख इनकम टैक्स रिडक्शन और home loan interest payment. The benefit of section 80EEA are applicable only if they buy affordable property worth up to ₹45 lakh with the help of home loan. The applicability of section 80EEA is valid on home loan taken between 1st April 19 to 31st March 22। ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपना घर ले रहे हैं तो आप इस सेक्शन के अंदर रिबेट क्लेम कर सकते हैं। और इस सेक्शन में कितनी रिबेट आपको मिलेगी? 1.5 लाख रुपीज़ तक की आपको रिबेट मिलेगी इसके अंदर। कब तक? जब तक कि आप अपना लोन रीपे नहीं कर सकते, लोन रीपे नहीं कर देते, ओके। और इसकी कंडीशन क्या है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो 45 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और लोन आपका कब सेंक्शन हो जाना चाहिए? 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 22 के बीच में आपका लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 80EE एंड 80EEA में से आप एक ही सेक्शन में रिबेट क्लेम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 80EE कहता है कि आपका जो लोन है वो 16-17 में सैंक्शन हो जाना चाहिए, और अगर आपने ऑलरेडी प्रॉपर्टी ले ली 16-17 में लोन सैंक्शन करा लिया तो सेक्शन 80EEA आप क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है कि आप फर्स्ट टाइम अपना होम लेने जा रहे हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक है तो आप इस सेक्शन को क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों में से आप एक ही सेक्शन एक बारी में क्लेम कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो, ठीक है। और इसमें कितनी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं? 1.5 लाख डिडक्शन अंडर 80EEA कैन बी क्लेम्ड इन द रीपेमेंट ऑफ लोन। दिस इज ओवर एंड अबव द डिडक्शन 2 लाख ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 24B। ये भी 2 लाख के अलावा आपको डिडक्शन दी जा रही है जैसे ऊपर वाले सेक्शन में था। और इसमें जो 1.5 लाख की डिडक्शन है ये है जब तक कि आपका लोन रीपे नहीं हो जाता। मान लीजिए आपका 10 ईयर्स के लिए होम लोन है, ठीक है, और आपने फर्स्ट ईयर में 25,000 इंटरेस्ट पे करा है, सेकेंड ईयर में आपने 30,000 पे करा है, थर्ड ईयर में आपने 35,000 पे करा है। तो ओवरऑल हर साल की आप जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं उसको ऐड करते रहेंगे और जब तक कि वो 1.5 लाख नहीं हो जाता तब तक आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। जबकि जो 2 लाख की लिमिट है आपकी सेक्शन 24 होम लोन के सेक्शन के अंदर, वहाँ आप कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन के अंदर वहाँ आप क्लेम कर पाएंगे। कंडीशंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इस सेक्शन की, एक बार फिर से देख लेते हैं कि लोन जो आपका है 2019 से लेकर 2022 के बीच में सैंक्शन हो जाना चाहिए। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है 45 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास कोई और रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। आप पहली बार जो है हाउस लेने जा रहे हैं तभी आप डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों सेक्शंस को कंपैरेटिवली स्टडी करें, सेक्शन 24B जो कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन होता है, सेक्शन 80EE 80EEA। 24B में आपको 2 लाख रुपए तक की रिबेट मिलती है इंटरेस्ट की अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो। अगर आपका रेंटेड है तो कोई लिमिट नहीं है इंटरेस्ट अमाउंट की, आप जितना चाहें उतना क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80EEA में आप सेक्शन 80EE में आपको 50,000 रुपीज़ तक की मैक्सिमम लिमिट मिलती है इसके अलावा, ठीक है। 80EEA में आपको अलग से 1,50,000 की मिलती है इसके अलावा 2 लाख के ओवर एंड अबव।
तो ये सेक्शन सबको क्लियर हो गया। ये दोनों ही सेक्शन आपके होम लोन के बारे में बात करते हैं और सेक्शन 80 आपका एजुकेशन लोन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट सेक्शन आपका है सेक्शन 80 EEP। ये सेक्शन आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि ये डिडक्शन आपको देता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं और वो भी लोन लेकर, तो आपको अलग से 1.5 लाख की डिडक्शन प्रोवाइड होती है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। ये डिडक्शन आपको क्यों दी जा रही है? ताकि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ई व्हीकल को कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल की तरफ स्विच करें, जिसकी वजह से गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन दे रही है 1.5 लाख की फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट। जितना आपने इंटरेस्ट पे करा है वो अमाउंट, या फिर 1.5 लाख विच एवर इज lower. Under section 80 EEB, an individual who has taken loan for purchase of e-vehicle from any financial institution who has never owned an e-vehicle can avail tax benefit for interest payable on such loan. इसकी क्या कंडीशन है कि पहले से आपके पास कोई ई व्हीकल नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये रिबेट मिलेगी। A deduction of for interest payment of 1.5 lakh 1.50 lakh is available under section 80 EEB, and individual taxpayer may have an electric vehicle for the personal use or the business use। किसी भी पर्पस के लिए वो यूज़ कर सकता है। In case of business use, the individual can claim deduction under 1.5 lakh under 80 EEB, and any interest payment above 1,50,000 can be claimed as business expense। ये यहाँ पर आपकी ITR 1 के लिए यूटिलाइज नहीं होगा, ये जो इन्होंने बिजनेस एक्सपेंस की बात करी है, बट मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि लेट सपोज आपने जो इंटरेस्ट की पेमेंट करी है पूरे साल में वो 2.5 लाख की करी है, तो 1.5 लाख तो आप क्लेम कर पाएंगे अंडर सेक्शन 80 EEB। और क्योंकि आप उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जो 1 लाख रुपीज़ का एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे करा है वो आप एज अ बिजनेस एक्सपेंस यूज़ कर सकते हैं जब आप अपनी बैलेंस शीट ड्राफ्ट करेंगे। तो क्योंकि हम इस सेशन में ITR 1 की बात कर रहे हैं, तो ITR 1 बिजनेस वालों के लिए नहीं है, तो इसलिए आप बिजनेस एक्सपेंस के बारे में भूल जाइए। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसमें वो अमाउंट या फिर 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, उतना आपको रिबेट अलाउ होगा अंडर दिस सेक्शन। इसकी जो कंडीशन है वो है कि पहले से आपके पास कोई ई व्हीकल नहीं होना चाहिए। दूसरी, जो आपका लोन है वो 2019 से लेकर 2023 के बीच में आपको ग्रांट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 80 EEB। तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पे 4 सेक्शन कवर कर लिए हैं, चारों ही सेक्शन आपके लोन से रिलेटेड है। द नेक्स्ट सेक्शन इज, नेक्स्ट डिडक्शन हमारी है 80G की डिडक्शन, 80GGA एंड 80GGC। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं या फिर किसी ट्रस्ट को आप डोनेशन दे रहे हैं या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप डोनेशन दे रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 80G, जिन्होंने 80G के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है, ऐसी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है और आप उनको डोनेशन दे रहे हैं, तो आप एलिजिबल है डिडक्शंस के लिए अंडर सेक्शन 80G, 80GGA एंड 80GGC। हर एक सेक्शन में एक अलग अपने कैलकुलेशन क्राइटेरिया है और ट्रस्ट के नाम डिफाइन है, तो अब हम उसको देख लेते हैं। 80G डिडक्शन फॉर डोनेशन टू सर्टेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड फंड। 80G of Income Tax Act provide an income tax deductions to the taxpayer on donation made to charitable institution and specified trust, certain fund, etc. This donation is available to all, whether individual, HUF, company एंड इवन एन नॉन रेजिडेंट। इस डिडक्शन की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि ये डिडक्शन हर कोई अवेल कर सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, HUF हो, फर्म हो या फिर कोई नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो। आप अगर नॉन रेजिडेंट हैं और अगर आप डोनेशन कर रहे हैं तो भी आप इस सेक्शन को अवेल कर सकते हैं, बट जो कंडीशन है वो यही है कि आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन दी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 80G। और जो आपका मोड ऑफ पेमेंट है डोनेशन का वो क्या होना चाहिए, आप जो भी डोनेशन करेंगे वो आप कैश में नहीं करेंगे, जो आप डोनेशन करेंगे वो आप काइंड में नहीं करेंगे, जो भी आपका डोनेशन का मोड है वो आपका चेक से होना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट से होना चाहिए या फिर ऑनलाइन आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये आपके मोड होने चाहिए। अगर आप कैश में डोनेशन कर रहे हैं तो कैश डोनेशन ओनली ₹2000 तक ही अलाउ है। 2000 से ज़्यादा अगर आप डोनेशन कर रहे हैं इन कैश तो उसका बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर। इसी तरीके से समटाइम्स होता है, हम जैसे बाढ़ आ जाती है या फिर कोई ऐसी नेचुरल वो होती है जिसकी वजह से हम डोनेशन देते हैं, इन काइंड हम डोनेशन दे देते हैं, फूड सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, क्लोथ्स दे देते हैं, ठीक है, या फिर मेडिसिन आप प्रोवाइड कर देते हैं,
तो इस केस में अगर ऐसा कुछ आपने इन काइंड डोनेशन दी है तो इन काइंड डोनेशन भी अलाउेबल नहीं है अंडर सेक्शन 80 जी। ओनली एंड ओनली आपकी जो डोनेशन है वो मॉनेटरी टर्म में अलाउ होती है डोनेशन सेक्शन के अंदर, और ये जो डोनेशन अलाउ होगी अगर 2000 रुपीज़ तक आपने कैश में करी है तो इट्स अलाउ, अगर 2000 से ज़्यादा आपने कैश में डोनेशन करी है तो वो भी आपकी अलाउ नहीं होगी। तो इसलिए जब भी आप डोनेशन करें तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप कैश डोनेशन ना करें, आप हमेशा डीडी, चेक या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र के थ्रू ही डोनेशन करें अगर आपको इसकी डिडक्शन क्लेम करनी है। तो एक बात और, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन करते हैं तो आपको वहाँ से जो रिसिप्ट मिलती है डोनेशन की वो ज़रूर लेनी है, क्योंकि जब भी हम इस डोनेशन को क्लेम करना चाहते हैं तो उस स्लिप का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्लिप पे आपका पैन नंबर ज़रूर मेंशन होना चाहिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने डोनेशन करी है उस ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर आपका ज़रूर मेंशन होना चाहिए, किस सेक्शन के अंदर आपको ये डोनेशन अलाउ होने वाली है, क्योंकि जो सेक्शन 80G है उसमें भी फर्दर सबसेक्शंस हैं और इसमें भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप 100% क्लेम कर रहे हैं या 50% क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब आपकी जो है डोनेशन स्लिप्स में लिखा होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड है, आप इस सेक्शन के अंदर जो है डोनेशन क्लेम कर सकते हैं और इतना % आप डोनेशन क्लेम कर सकते हैं। ये 3-4 बातें हैं जो आपकी डोनेशन रिसिप्ट में ऑलरेडी लिखी होती है। इसके अलावा आपको चेक करना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप डोनेशन देने जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर जरूर उसमें मेंशन होना चाहिए और आपका भी पैन नंबर उस रिसिप्ट में मेंशन होना चाहिए, अमाउंट उसमें प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट आपका मेंशन होना चाहिए कि आपने किस तरीके से वो पेमेंट करी है। ये क्राइटेरिया चेक करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की बात करेंगे अभी आगे जाकर, जब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि प्रैक्टिकली हम कैसे फाइल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैं 80G डिडक्शन को क्लेम करती हूँ तो वहाँ पर ये हमसे मांगता है कि आप पैन नंबर दीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें आपने डोनेशन करी है, उसका एड्रेस आपको देना पड़ेगा जहाँ पे आप डोनेशन कर रहे हैं, पर्टिकुलरली आपको वो परसेंटेज सेलेक्ट करनी होगी कि आप 50% क्लेम करने जा रहे हैं या 100% क्लेम करने जा रहे हैं। इसके अलावा आप क्वालिफाइंग लिमिट और नॉन क्वालिफाइंग लिमिट के बारे में भी वो पूछता है, तो इसीलिए आपके हाथ में डोनेशन रिसिप्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो इस तरीके की अटैचमेंट कभी भी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर हमें अपलोड नहीं करनी होती है, हाँ ये आपके पास होनी चाहिए सो दैट आप इंफॉर्मेशन करेक्टली अपलोड कर पाएँ और फ्यूचर में अगर आपको नोटिस फेस करना पड़ता है इस तरीके की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, समटाइम्स हमारे पास रिटर्न प्रोसेस होने के बाद मेल आ जाती है कि आपने ये डोनेशन क्लेम करी है और आप जो है इसका हमें प्रूफ प्रोवाइड करिए, तो हमारे पास अगर इस तरीके का प्रूफ होगा तो हम अपलोड कर पाएंगे उस टाइम पर। रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर आपको ऐसी कोई अटैचमेंट नहीं देनी है। तो ये था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं जब आप डोनेशन करने जा रहे हैं। तो अब 80G की डोनेशन कैसे करनी है ये भी मैंने बता दी है। 80G को फर्दर जो डिवाइड किया गया है कि कितनी आप डोनेशन ले सकते हैं कितनी नहीं ले सकते हैं, उसको मैं एक बार एक फ्लो चार्ट के साथ हम समझ लेते हैं। जो आपकी 80G की डोनेशन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्वालिफाइंग लिमिट के साथ और विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। इसका मतलब यह है, क्वालिफाइंग लिमिट मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी तो सिर्फ 1 लाख रुपीज़ है और आपने डोनेशन कर दी 2 लाख रुपीज़ की, तो आप पूरा डोनेशन को आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ लिमिट सेट की गई है कि कितना आप डोनेशन जो है क्लेम कर सकते हैं रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर। तो ये हो गई आपकी क्वालिफाइंग लिमिट के साथ। और विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट की जो डोनेशंस होती हैं इसमें आपकी कोई लिमिट नहीं होती, आपकी सैलरी या फिर आपकी इनकम जितनी मर्जी हो, आप डोनेशन चाहे ज़्यादा कर रहे हैं चाहे कम कर रहे हैं, वो फुली आपको अलाउ हो जाएगी। डिपेंड्स अपॉन कि आपकी वो डोनेशन 100% में फॉल कर रही है या 50% में फॉल कर रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग लिमिट के बाद। लिमिट के अंदर क्वालिफाइंग लिमिट आपकी कितनी होती है, वो होती है आपकी 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। लेट सपोज आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो है 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो आप कितना डोनेशन कर सकते हैं, 2 लाख का मतलब डोनेशन आप जितना मर्जी भी करिए, बट जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 2 लाख की 10%, ठीक है। 2 लाख का सिर्फ 10% ही आप जो है
डोनेशन क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 20,000 की आपको डोनेशन अलाउ होगी जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब, अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें अगर आप डोनेशन करने जा रहे हैं। और मोस्ट पॉपुलरली आपकी यही वाली डोनेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। क्वालिफाइंग लिमिट डोनेशन को भी हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनमें अगर आप डोनेशन करेंगे तो आपको 100% अमाउंट अलाउ होगा, जितना भी आपने डोनेशन किया है उसका 100% आप क्लेम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू दिस लिमिट कि आप 20,000 से ज़्यादा क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 10% का क्राइटेरिया आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। बट अगर इसकी जो सेकंड पार्ट है 50%, कुछ डोनेशंस ऐसी हैं जो जिसपे आप 50% ही क्लेम कर पाते हैं। जैसे कि अगर आपने 1 लाख रुपीज़ डोनेशन दी है तो आप सिर्फ 50% उसका क्लेम करेंगे, 50,000 रुपीज़। इसमें भी कंडीशन है कि आपकी GTI से 10% से ज़्यादा वो डोनेशन का अमाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 10% का क्राइटेरिया क्वालिफाइंग लिमिट में ऑलरेडी सेट है। इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि 100% वाली डिडक्शन और 50% वाली डिडक्शन। यहाँ मैं अगर 50% वाली डिडक्शंस की बात करूँ तो ये बहुत ही पॉपुलर डिडक्शंस हैं जो आप डे टू डे लाइफ में अपनी करते हैं। जैसे कि आपने किसी भी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च में या फिर गौशाला में आपने जो है डोनेशन करी है और वो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 80 जी, तो आप उन सारी डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। वो सारी डिडक्शंस आपकी 50% में ही अलाउ होती है और वो इस सेक्शन के अंदर कवर होती है। ये जो 50% वाला सेक्शन है इसको मैं अगर अलग से डिफाइन करूँ तो ये होता है आपका ATG 5। तो ये इस तरीके की जो डिडक्शंस होती हैं इन सब पे आपको 50% डिडक्शन मिलती है। जैसे आपने क्राइम में इन्वेस्ट कर दिया या फिर चाइल्ड रिलीफ फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया या फिर डोनेशन दे दिया आपने, या फिर आपने कोई किसी मंदिर की रिनोवेशन में आपने डोनेशन दी है जो कि रजिस्टर्ड है, आपने किसी स्कूल में या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेशन दी है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 80G, तो उन सब सिचुएशंस में आपको 50% डिडक्शन मिलेगी और आप उसको जो है अपनी जो इनकम है उसके 10% से ज़्यादा आप जो है उसका डोनेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ये तो था क्वालिफाइंग लिमिट के साथ। विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया वो सारा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आपको ये नहीं सोचना कि आपकी इनकम कितनी है, जितनी भी आपकी इनकम हो, आप जितना डोनेशन दे रहे हो वो सब आपको विदाउट क्वालिफाइंग में डिडक्शन मिल जाएगी। इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 100% वाली डिडक्शंस एंड 50% वाली डिडक्शंस। यहाँ पे जो 100% वाली डिडक्शंस आपकी होती हैं वो यूजुअली होती हैं जैसे आपने जो स्टेट के रिलीफ फंड बने होते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और सेंट्रल रिलीफ फंड, या फिर हर एक स्टेट के अपने अपने रिलीफ फंड होते हैं, आसाम रिलीफ फंड। तो इस तरीके के अगर आप रिलीफ फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके 100% के लिए एलिजिबल होते हैं और वो विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर फॉल करते हैं। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो 50% के अंदर क्लेम करती हैं, तो ये मैं अभी आपको बताऊंगी। ये जस्ट मैंने एक आपको बाइफिकेट कर दिया कि सेक्शन 80G को हमने 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया है कि आप क्वालिफाइंग लिमिट के अकॉर्डिंग डिडक्शन करेंगे, क्लेम करेंगे या फिर विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट के। दोनों में ही फर्दर जो डिडक्शंस हैं वो 50% और 100% में जो है डिवाइडेड है। इसमें आपको हर एक डोनेशंस की कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस ट्रस्ट का नाम या वो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी % वाली होगी। जब आपको डोनेशन की रिसिप्ट मिलेगी उसके ऊपर प्रॉपर लिखा होता है कि ये 100% के लिए एलिजिबल है या 50% के लिए एलिजिबल है। उसके अकॉर्डिंग आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और आपकी जो मोड ऑफ पेमेंट मैंने अभी पहले भी बताया क्या होनी चाहिए, या तो चेक से होनी चाहिए, ठीक है, या तो आपकी चेक से होगी या DD से होगी। कैश डोनेशन आपकी सिर्फ 2000 तक ही अलाउ है, इससे ज़्यादा आपकी अलाउ नहीं है। इन काइंड डोनेशन आपकी अलाउ है ही नहीं। आप अगर इन काइंड में डोनेशन दे रहे हैं तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। इसमें एक 50% वाली डोनेशन में जो आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है वो है राम मंदिर डोनेशन। अभी राम मंदिर की स्थापना हुई है। राम मंदिर के लिए अगर उसके रिनोवेशन या फिर रिपेयरिंग के लिए आपने कोई डोनेशन दी है राम मंदिर ट्रस्ट में, अभी तक जो है राम मंदिर ट्रस्ट ही नोटिफाई है अंडर सेक्शन 80G। अगर आपने उसकी डोनेशन के लिए उसकी रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए आपने कोई डोनेशन दी है तो वो भी एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80G 5। आप उसका जो भी आपने डोनेशन दिया उसका 50% अमाउंट जो है क्लेम कर सकते हैं रिटर्न के अंदर एज अ डिडक्शन।
ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको। अब हम एक बार कंटेंट वाइज देख लेते हैं कि ATG कहता क्या है। सेक्शन ATG ब्रॉडली कैटेगराइज डोनेशन अंडर 2 कैटेगरीज। फर्स्ट, डोनेशन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट एंड सेकंड, डोनेशन विद क्वालिफाइंग लिमिट। हमने भी 2 पार्ट करे थे कि विदाउट क्वालिफाइंग एंड विद क्वालिफाइंग। तो जो विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट है, जिसमें आप 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होंगे आपके, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, इसमें जितने भी आपके CM रिलीफ फंड हो गया, नेशनल चिल्ड्रन फंड हो गए, तो जो भी आपके स्टेट और सेंट्रल से रिलेटेड फंड्स होते हैं ज़्यादातर वही रजिस्टर्ड हैं इस फंड्स के अंदर। जैसे स्वच्छ भारत कोष हो गया, क्लीन गंगा फंड हो गया, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। तो ये 4-5 ऐसे पॉपुलर फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। मोस्ट पॉपुलर फंड आपका प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है। इस फंड में आपके एम्प्लॉयर के थ्रू भी कई बार आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप अपना फॉर्म 16 देखेंगे तो उसमें कई बार ATG के अंदर लिखा हुआ आता है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आपने इन्वेस्ट किया है। तो एम्प्लॉयर की तरफ से भी एम्प्लॉई को इन फंड्स में इन्वेस्ट करना होता है। कई बार एम्प्लॉई को पता भी नहीं होता कि उसने इस तरीके की कोई डोनेशन दी है। तो जब आप अपना फॉर्म 16 चेक करेंगे, ATG के आगे अगर कोई अमाउंट लिखा है तो 90% केसेस में वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का ही होता है। तो उस केस में आप 100% डिडक्शन उसकी क्लेम कर सकते हैं। जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया वो सारा आप क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन। और जो आपकी 50% डिडक्शन आती है, 50% में जो डिडक्शंस आती हैं जो विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में है, वो आपकी ये 4 डिडक्शन आती थी। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉप रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी फाउंडेशन फंड। इसमें से जो ये फर्स्ट आपकी फंड है ये अभी भी है। अगर आप अभी भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट जो नीचे के 3 फंड है वो बजट 23 के बाद आ गया कि आप इसकी डिडक्शन जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बाद जो है क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर आपने फर्स्ट पॉइंट में डोनेशन दिया तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। नीचे के 3 पॉइंट्स आपके जो है अब क्लेमेबल नहीं रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स। ये बजट 23 में आया था। अब डोनेशन विद क्वालिफाइंग लिमिट। डोनेशन विद क्वालिफाइंग लिमिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली हम जो अपनी डे टू डे लाइफ में डोनेशन करते हैं वो इसी के अंदर फॉल करती है आपकी। इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 100% एंड 50%। 100% डिडक्शंस में क्या क्या आपकी कवर होती है? डोनेशन टू एन गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन टू बी यूटिलाइज टू प्रमोट फैमिली और एसोसिएशन यूटिलाइज टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग। अगर आप डोनेशन कर रहे हैं लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशंस को जो कि इसके अंदर रजिस्टर्ड है, तो आप जो है इसकी क्लेम कर सकते हैं। डोनेशन बाय अ कंपनी टू द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अगर आप ओलंपिक्स में, इंडिया ओलंपिक्स में अगर आप डोनेशन कर रहे हैं या इस तरीके की कोई और स्पोर्ट्स हो रहे हैं जिसमें डोनेशन आप करते हैं और वो एलिजिबल है, तो वो आपकी 100% डिडक्शन आप उसकी क्लेम कर सकते हैं। और इसका जो क्वालिफाइंग लिमिट का क्राइटेरिया है वो है कि आपकी GTI के 10% से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसकी कैलकुलेशन भी अभी हम आगे जाके समझेंगे कि यहाँ पे GTI का मतलब क्या है। और आपकी 50% डिडक्शन में कौन कौन सी डोनेशंस कवर होती है, अभी मैंने डिस्कस किया। राम मंदिर की डोनेशन इसमें कवर होती है। इसके अलावा आप किसी भी मंदिर, ट्रस्ट, गुरुद्वारा या फिर स्कूल में अगर आप डोनेशन करते हैं जो कि ATG में रजिस्टर्ड है, वो सब तरीके की जो डिडक्शंस है इसमें कवर होती है। किराए की डिडक्शन इसमें कवर होती है। अगर जो है आपने चाइल्ड रिलीफ फंड में, चाइल्ड नेशनल रिलीफ फंड में किया है तो वो भी इसके अंदर कवर होती है। बस जो इसका क्राइटेरिया है वो ये है कि जिस किसी में भी आप डोनेशन दे रहे हैं वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन ATG 5। तो ये हमारी डोनेशंस थी कि इनमें अगर आप डोनेशन करोगे तो आपकी कितनी % जो आपको डिडक्शन है वो आपको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग लिमिट की। क्वालिफाइंग लिमिट किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे? एडजस्टेड 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है आपकी क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट करनी है आपको क्या करना है, अपनी सारी हेड्स ऑफ इनकम को पहले ऐड कर लेना है, चाहे वो कैपिटल गेन से हो, चाहे वो सैलरी से हो या अदर सोर्सेज से हो या PGBP से हो। पहले सारी आपको इनकम्स को अपनी ऐड कर लेना है। इनकम्स को ऐड करने के बाद जो भी आपकी डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहते हैं अंडर सेक्शन ATC, ATD, ATU, सारी तरीके की डिडक्शंस आपको यहाँ से डिडक्ट कर लेनी है, एक्सेप्ट
सेक्शन 80G यानी कि डोनेशंस की डिडक्शंस को छोड़कर बाकी जितनी भी डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहते हैं वो सब आप यहाँ से डिडक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको इसमें से जो भी आपकी एग्जैम्प्ट इनकम है उसको लेस कर देना है, जो आपकी LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको भी लेस कर लेना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी लेस कर लेना है। और अगर कोई आपको अदर इनकम हुई है अंडर सेक्शन 115A, B, AC, तो इस तरीके की इनकम को आपको उसमें से लेस कर लेना है। फिर जो आपका अमाउंट क्रिएट होगा उस अमाउंट का 10% जो अमाउंट निकल के आएगा वो है आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। उसका जब आप 10% निकालेंगे तो वो होगा आपका क्वालिफाइंग लिमिट। उस लिमिट से ज़्यादा आप जो है डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर जो है डिडक्शन क्लेम करना चाह रहे हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। लेट्स सपोज आपकी सैलरी इनकम है 10 लाख रुपीज़ की, ठीक है। लेट्स सपोज आपकी सैलरी इनकम है 10 लाख रुपीज़ की। इसके अलावा आपकी जो अदर इनकम है वो होगी आपकी 1 लाख रुपीज़ की। जो आपकी STCG है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसको कहते हैं वो है आपका 50,000 रुपीज़ का, ठीक है। और 80C में जो आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं वो फुल अमाउंट आप 1,50,000 का क्लेम करना चाहते हैं। 80D में आप 20,000 का रिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं। अब आप कैलकुलेट, आपने जो इन्वेस्टमेंट जो डोनेशन दी है वो आपने डोनेशन दी है 50% वाली, आपने मान लीजिए राम मंदिर ट्रस्ट को ये आपने डोनेशन दी है 1 लाख रुपीज़ की। अब आपको देखना है कि आप ये क्या 1 लाख रुपीज़ को पूरा आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। राम मंदिर को जो हम डोनेशन देते हैं वो क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर कवर होती है और आप उसकी 50% डोनेशन क्लेम कर सकते हैं। तो पहले मुझे जितनी भी मेरी इनकम है उसको ऐड कर लेना है। सैलरी इनकम आपकी 10 लाख की है, अदर इनकम आपकी 1 लाख की है, STCG आपकी 50,000 रुपीज़ की है। तो ये जो आपकी इनकम है ये तीनों आपकी इनकम्स हैं इसमें। तो ये टोटल इनकम आपकी कितनी हो गई 11,50,000, ठीक है। तो ये मेरी इनकम हो गई 11,50,000। अब इसमें से आपको जो आप डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं यानी कि ATC आप क्लेम करना चाहते हैं 1,50,000, इसमें से मैंने 1,50,000 लेस कर दिया, ठीक है। और 20,000 मैं मेडिक्लेम के क्लेम करना चाहती हूँ वो भी मैंने लेस कर दिए इसमें से। तो आपकी जो और इसमें से और आपको क्या लेस करना है, अगर आपकी कोई STCG LTCG है वो भी आपको इसमें से लेस कर लेना है। उसको आपको अपनी इनकम का पार्ट नहीं मानना जब आप GTI अपनी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमारी ये है 50,000 रुपीज़, वो भी हम इसमें से लेस कर लेंगे। लेस करने के बाद जो अमाउंट आपका आएगा वो होगी आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ये आपकी कितनी आई 11,50,000 में से मैंने इतना लेस करा 10 लाख, 10 लाख में से 50,000 आपका गया 9,50,000। 9,50,000 में से मैं 20,000 जब अपना डिडक्ट कर दूंगी तो आपका आ जाएगा 9,30,000। तो ये मेरी हो गई 9,30,000 GTI में से। अब मेरे को क्वालिफाइंग लिमिट जब अपनी कैलकुलेट करनी है तो क्वालिफाइंग लिमिट आपकी कितनी होती है 10% ऑफ 9,30,000, ठीक है। 10% इसका कितना हो गया आपका 93,000 रुपीज़। तो आप 93,000 से ज़्यादा अपनी डोनेशन को क्लेम नहीं कर सकते रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आपने जो डोनेशन दी है वो डोनेशन दिया आपने 1 लाख रुपीज़ राम मंदिर को। तो 1 लाख का 50% कितना बनता है 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो आप ये 50,000 रुपीज़ क्लेम कर पाएंगे क्योंकि ये 93,000 से कम अमाउंट है। तो इतना आप क्लेम कर सकते हैं रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर। मान लीजिए ये आपका 2 लाख का अमाउंट होता तो ये आपका 50% बनता 1 लाख रुपीज़। तो आप 1 लाख क्लेम नहीं कर पाते, आप सिर्फ ये 93,000 रुपीज़ ही क्लेम कर पाते क्योंकि क्वालिफाइंग लिमिट आपकी इतनी क्रिएट होके आ रही है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल क्वालिफाइंग लिमिट का। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप डोनेशन की क्लेम करें तो किस तरीके से आपको, इवन आप टैक्स प्लानिंग के लिए, जब कई बार होता है हम डोनेशन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स प्लानिंग, कि इसी बहाने हमसे डोनेशन भी हो जाएगी और हमारी टैक्स प्लानिंग भी हो जाएगी। तो उस केस में भी जब आप अपना क्राइटेरिया डिसाइड करें कि हमें कितनी डोनेशन करनी है तो भी आप इस कैलकुलेशन को लगा के देख सकते हैं कि आप कितनी डोनेशन कर सकते हैं ताकि आप 100% उसकी डिडक्शंस को क्लेम कर पाएँ। तो ये था आपका डोनेशन ATG।
80G के बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 80GGA। सेक्शन 80GGA बात करता है कि अगर आप डोनेशन कर रहे हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और आप उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उनको डोनेशन कर रहे हैं, तो वो डोनेशन आपकी 100% अलाउ है अंडर सेक्शन 80GGA। 80GGA allow deduction for donations made towards scientific research or rural development. This donation is allowed to all assessee except those who have income from business and profession। ये जो डोनेशन है ये हर कोई क्लेम कर सकता है, बट कौन क्लेम नहीं कर सकता? अगर आपकी जो इनकम है वो PGBP से है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, तो आप इस डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि मान लीजिए मेरा कोई इस तरीके का बिजनेस है कि मुझे खुद ही कुछ रिसर्च या फिर डेवलपमेंट करनी पड़ रही है, तो मैं अगर अपने आप को ही डोनेशन देके उसको क्लेम करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकती। सेकेंड थिंग, जब कोई बिजनेस या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की रिसर्च और डेवलपमेंट करती है तो वो ऑलरेडी इस एक्सपेंस को क्लेम कर लेती है अपने P&L में, या फिर इसके और भी सेक्शंस हैं। सेक्शन 35 में उसकी 150% या 100% डिडक्शंस जो है मिल जाती है। बट अगर आप एज अ सैलरीड पर्सन या फिर आपकी इनकम अदर सोर्सेज से है, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन कर रहे हैं जो इस बार साइंटिफिक रिसर्च कर रही हैं या रूरल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, तो आप उस जो डिडक्शंस को जो है क्लेम कर सकते हैं। और आप कितना क्लेम कर सकते हैं? 100% अमाउंट, जितना भी आपने डोनेशन दिया है वो 100% अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। इस केस में कोई क्वालिफाइंग लिमिट भी नहीं है और आप जितना डोनेशन करेंगे वो सारा आप क्लेम कर पाएंगे। इसकी जो एलिजिबल डोनेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? आपने अगर कोई रूरल डेवलपमेंट में डोनेशन करी है तो एनी सम पेड टू रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी हु अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च। इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रैंडम कंपनी को जो कि रिसर्च का काम कर रहे हैं डोनेशन दे देंगे, आपको अलाउ हो जाएगी। वो जो रिसर्च कंपनी है वो ऑथोराइज होनी चाहिए, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो इस तरीके की डोनेशंस को एक्सेप्ट कर सकती हैं, तो ही आप इस तरीके की डोनेशंस की डिडक्शंस को जो है क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपको ये पेमेंट करनी है, ये कैसे करनी है? ये पेमेंट भी आपको कैश में नहीं करनी है, सिर्फ 2000 तक का अमाउंट आपका कैश में अलाउ होता है। बाकी आपको जो पेमेंट करनी है, अगर आप इसको अलाउ कराना चाहते हैं तो आपको बैंक के थ्रू ये पेमेंट को प्रोसीड करना है। इसमें ये भी अलग से मेंशन किया गया है कि अगर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं इस तरीके की डिडक्शंस की, ठीक है, कि आपने डोनेशन दी है और आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो एज अ एक्सपेंस आप इसको क्लेम नहीं कर सकते किसी और सेक्शन के अंदर। ये मेरे को इतना रेलिवेंट पॉइंट नहीं लगा, क्योंकि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप ऑब्वियसली एज अ एक्सपेंस कहीं पे क्लेम ही नहीं कर सकते। बिजनेस वाले ही इसको क्लेम कर सकते हैं एज अ एक्सपेंस और उनके लिए अलाउेबल नहीं है। सो आई डोंट नो ये पॉइंट कहाँ से आया, तो लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप उसको किसी और सेक्शन में एज अ एक्सपेंस क्लेम करने की भूल मत करना अगर आप डोनेशंस की डिडक्शंस क्लेम कर चुके हैं तो। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 80GGC। सेक्शन 80GGC आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है जब से ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सिस्टम चला है। सेक्शन 80GGC बोलता है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हुए उसको डोनेशन दे रहे हैं कि ताकि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो वो डोनेशन भी आपकी डिडक्टेबल है, वो अलाउेबल डिडक्शन है। तो अभी हमने पीछे इलेक्ट्रोल बॉन्ड हमारे बहुत ज़्यादा चर्चा में थे कि आप बैंक से जाकर अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो ऐसा नहीं होता ना कि आप रैंडम गए और आप उनको डोनेशन देके आ गए, तो इसके लिए आपको पहले बैंक से इलेक्ट्रोल बॉन्ड परचेज करने होते हैं और फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड आपके पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाते हैं। तो ये एक सिस्टम होता है। अगर आप इस तरीके की कुछ डोनेशन कर रहे हैं तो वो अलाउ है अंडर सेक्शन 80GGC। 80GGC provide tax deduction with respect to donation made by taxpayer towards the political party or any electoral trust। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर ट्रस्ट बनी हुई है तो उन सब ट्रस्ट को अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो वो अलाउ है। इट एनकरेज इंडिविजुअल टू फाइनेंशियली सपोर्ट द पॉलिटिकल सिस्टम एंड क्लेम टैक्स डिडक्शन एंड अगेंस्ट अ डोनेशन टू लोअर देयर टैक्स लायबिलिटी। आप ऐसा करके अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट का उसको सपोर्ट कर सकते हैं और टैक्स रिबेट भी क्लेम कर सकते हैं। डोनेशंस एंड कंट्रीब्यूशन मेड इन कैश और इन काइंड कैन नॉट बी क्लेम्ड एज डिडक्शन, इट शुड बी मेड थ्रू लेजिमिनेट बैंकिंग पोर्टल्स। ये कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके की डिडक्शंस को क्लेम करना चाहते हैं तो ना तो आप कैश में कर सकते हैं ना ही आप काइंड में कर सकते हैं, आपको बैंक के थ्रू ही इस तरीके की डोनेशंस को करना होगा।
जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, जैसे अभी मैंने बात करी इलेक्ट्रल बॉन्ड की, तो इस तरीके से ही आप इस डिडक्शन को जो है क्लेम कर सकते हैं। एनी इंडिविजुअल एंड HUF एंड AOP and BOI firm, artificial judicial person which is not wholly or partly funded by government are eligible to claim deduction। कौन क्लेम कर सकता है? कोई भी क्लेम कर सकता है इस डिडक्शन को, चाहे आप इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, फर्म है। इतनी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। 100% आप डिडक्शन इसमें जो है क्लेम कर सकते हैं। 100% of a taxpayer donation to a registered electoral trust or political party can be claimed as deduction. However, since this section is under Chapter 6A deduction, the total deduction cannot surpass the total income of an individual donating। ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो डिडक्शन है ये चैप्टर 6A के अंदर आती है, तो जितनी भी आपकी इनकम है उस इनकम से ज़्यादा आपकी डोनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में कभी हमारी इनकम फाइल नहीं होती है रिटर्न के अंदर। तो अदरवाइज आप 100% डोनेशन क्लेम कर सकते हैं। और इसकी जो डोनेशन की आपकी कंडीशन है वो क्या है कि आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए कि आपने डोनेशन करी है, और रिसिप्ट के अंदर आपका पैन नंबर, टैन नंबर, एड्रेस, पॉलिटिकल पार्टी की डिटेल्स और फंड रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस फंड में आपने डोनेशन की है वो, आपका पेमेंट मेथड, डोनर का नेम, ये सब इंफॉर्मेशन आपकी उस रिसिप्ट के अंदर होनी चाहिए। डोनेशन के केस में रिसिप्ट तो आपके पास होनी ही चाहिए। ये मैंने टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया कि अगर आप कहीं पर भी डोनेशन दे रहे हैं, चाहे आप 500 रुपीज़ की डोनेशन क्यों ना दे रहे हो, और आप उस डोनेशन को क्लेम भी करना चाहते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, तो आपके पास वो रिसिप्ट जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जब आप डोनेशन इनकम टैक्स की रिटर्न में क्लेम करने जा रहे होते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है वहाँ पर, जो मैं आगे जाके बताऊंगी भी कि कैसे आपको वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो इसीलिए आपके पास रिसिप्ट होना बहुत ज़रूरी है, और फ्यूचर में आपको वो रिसिप्ट गवर्नमेंट को देनी भी पड़ सकती है जब भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी तब। तो ये था हमारा फुल सेक्शन 80G से रिलेटेड। होपफुली क्लियर हो गया होगा कि आप डिडक्शंस को किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये डिडक्शंस चैप्टर 6A का जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। इस सेशन को मैं बोलूँगी आप एक नहीं बल्कि 2 बार देखिए, क्योंकि टैक्स प्लानिंग में टैक्स डिडक्शंस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आप एज अ टैक्स प्लानिंग किसी भी सेक्शन को आप यूज़ करके एज अ टैक्स प्लानिंग टूल अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में अब आपसे मिलते हैं।